हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस ह्यूमर। मित्रों, स्वागत है आपका जीएस ह्यूमर पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और तो नोटिस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, आप लोगों पे न्यूज़ तो पहुंची गई होगी। और जो आज नोटिस रिलीज हुआ है, इसीलिए हमारी चीज़ें थोड़ी डिले हो रही थी। आज नोटिस रिलीज हो चुका है कि जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है, यूपीपीसीएस का एग्जाम पोस्टपोन होकर आगे पहुंच गया और ये जुलाई मंथ में इसको शेड्यूल कर दिया गया है। डेट अभी निश्चित नहीं हुई है, बट ओवरऑल मान सकते हैं जुलाई में कभी भी हो सकता है। तो अभी इन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी अच्छा टाइम, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है आप लोगों के लिए, और तैयारी के लिए अच्छा बेहतर समय है वो मिल जाएगा। आरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए हमें बेहतर जो समय है मिलने वाला है। अब अगर ये समय मिला है तो इसका कुछ हम जो हमें बेटर वे में हमें यूज़ करना है, इसका इसका सदुपयोग करके समय है इसको यूज़ करना है, बल्कि ना कि ये कि केयरलेस होके हमें जो है पढ़ाई है उसको छोड़ना है। अब हम आगे की जो अपनी कार्यप्रणाली है उसके बारे में मैं आपको कुछ बात करूँगा, उस बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो जो हम आगे क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, उसके संबंध में मैंने टेलीग्राम पर आपको एक मैसेज डाला था। सारी चीज़ें हम यूट्यूब पर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके पीछे के जो रीज़न्स मैंने आपको बताए थे। तो एक यूट्यूब पे मैंने सॉरी, टेलीग्राम पे जो एक मैंने मैसेज आपको प्रोवाइड करा था, आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। रही बात अब हमारी आगे की प कार्यप्रणाली की कि हम आगे कैसे करने वाले हैं, तो देखो, अब तक तो हम करते आ रहे थे 150 पूरे टेस्ट पेपर को, यानी 150 क्वेश्चंस को करते थे। अब जब हम एक बार में 150 क्वेश्चन को करते थे, तो सीधी सी ऑब्वियस बात है कि भई जो समय का दबाव होता था कि सही टाइम पर ही वीडियो को कंप्लीट करना है। तो कई बार ये भी होता था कि भई जो एक्सप्लेनेशन था उसको सॉल्व करने में या फिर आपको और ज़्यादा चीज़ें बढ़ के बताने में, वहाँ पर भी थोड़ी-सी कंप्रोमाइज़ होता था। अब क्योंकि देखिए एग्ज़ाम भी बहुत दूर है, ठीक है? हमें करना क्या है, हमारा जो मेन फ़ोकस होने वाला है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ हमारा जो रिवीज़न है, हमें रिवीज़न को भी ध्यान देना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस रिवीज़न, इन दोनों को। अब इसके लिए हम यहाँ पर सबसे बेटर चीज़ क्या कर सकते हैं कि देखिए, अब तक तो हम कर रहे थे 150 क्वेश्चन। अब हम जो करने वाले हैं, हम एक वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन उठाएँगे। इन 50 क्वेश्चन्स को हम अच्छे से कवर करेंगे, इन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे क्या है, वीडियो भी छोटा होगा, प्लस जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा या फिर जो हमारा जो इसमें हम डिटेल्स हैं, उन डिटेल्स को ज़्यादा इंक्लूड करेंगे, ज़्यादा ऐड ऑन करेंगे। और जो क्वेश्चंस होंगे उनको कोशिश करेंगे कि थोड़ा बेहतर वे में हम उनको और ज़्यादा तरीके से आपको, सो दैट आपका जो टॉपिक है वो अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो सके। तो हम 50-50 क्वेश्चंस के जो अपने वीडियोज़ लेके आएँगे, और आशा करता हूँ देखिए दोनों चीज़ें होंगी, इससे कि आप बोर भी नहीं होंगे, आपके लिए चीज़ें ईज़ी भी रहेंगी कि जल्दी-जल्दी आप जो क्वेश्चन का रिवीजन है वो कर लेंगे। लेटर ऑन लास्ट टाइम पर हम देख लेंगे, जब एग्ज़ाम बहुत नियर बाय होगा, तब हम फुल लेंथ टेस्ट लेके आएँगे और तब वहाँ पर अपनी चीज़ों को देख चुके होंगे। कुछ मैं आपके लिए नए इनिशिएटिव्स और बता रहा हूँ, अगर क्योंकि अब एग्ज़ाम में अब टाइम है, तो यही वो समय है जो हमारी चीज़ें बची हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को जो है कवर कर सकते हैं। तो एक जो नया इनिशिएटिव जियो सिमर पर आपके लिए शुरू होने वाला है, वो हो रहा है मैपिंग सीरीज़, ठीक है? यानी कि पूरे वर्ल्ड की और इंक्लूडिंग इंडिया, इसकी मैपिंग करने वाले हैं, पूरा वर्ल्ड टूर हम करने करने वाले हैं। मैं ही आपको ये सारी मैपिंग कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये मैपिंग हम लोग कंप्लीट, और वर्ड टू वर्ड सारी बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके सातों कॉन्टिनेंट की और इंडिया की जितनी भी सारी मैपिंग हो सकती है, सारी मैपिंग को हम छोटे-छोटे वीडियोज़ की सहायता से करेंगे। ये पूरी आशा करता हूँ कि जो मैपिंग का जो मैंने आपको बताया था, कि जो इंडस्ट्री का बेस्ट कंटेंट है उसको मैं डिकोड करके आपके लिए प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। ये ऑलमोस्ट आप समझने की कोशिश करिए, क्लियरली बोलना ठीक नहीं होता कि बस ये सारा जो कंटेंट होगा वही है, जो ऑलमोस्ट आप 1.5 लाख रुपए पे करके जो आपको चीज़ें मिलती हैं, वो जीएस उमर पर आपको चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, ठीक है? बस मैं आपको यहाँ पर इन चीज़ों को डिकोड करके धीरे-धीरे चीज़ों को बता रहे होंगे। छोटे-छोटे वीडियोज़ की सहायता से हम पूरे वर्ल्ड के मैप को हम कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है? एक ये चीज़ रही, ठीक है? एक तीसरी ये चीज़ रहेगी कि अब जो है थोड़ा यूपीएससी को भी टारगेट करा जाएगा, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए भी देखा जाएगा। वहाँ पर भी जो यूपीएससी के जो टेस्ट हैं उनको कंटिन्यू करेंगे हम, प्लस जो करंट अफेयर है मेनली, ठीक है? करंट अफेयर में हम विज़न का पीटी 365 है, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है? उसको हम अभी आगे फर्दर से फिर से दोबारा हम उसको रिज़्यूम करेंगे। देखो, अब आप में से भले ही जो लोग इस बार यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, भले ही आपको यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देना है। लेकिन पीटी 365 में क्या होता है, करंट के साथ इनका मेन फ़ोकस रहता है, जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक जो मान लीजिए कोई भी करंट का मुद्दा है, मान लीजिए कोई बिल है, उस बिल से रिलेटेड मुद्दा है, तो बिल के प्रावधान तो उसमें होंगे ही होंगे, लेकिन बिल से संबंधित जितने भी स्टैटिक फैक्ट पॉलिटीम जो बन सकते हैं, जो कि आप लक्ष्मीकांत वगैरह में पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ भी वहाँ आपको कवर मिलती हैं। तो मैं यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये है, भले ही आप अगर इस बार भी अगर जो अपना अटेम्प्ट आप नहीं दे रहे हों, नेक्स्ट ईयर आपको अटेम्प्ट देना हो, चाहे आप यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट दे रहे हों, चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हों, आप पीटी 365 को ज़रूर कर लें। करंट का ही मतलब नहीं है, यहाँ पर मेन ज़ोर होता है करंट के साथ, करंट तो यहाँ थोड़ा बहुत मिलेगा आपको पॉलिटी वगैरह में। इसके करंट के साथ आपको जो आपके स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं, वो आपके बहुत बेहतरीन हो जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। तो इस तरह से कार्यप्रणाली हमारी आगे की रहने वाली है। बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं, वो यूट्यूब पर नहीं बताई जाती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ओपनली यहाँ पर नहीं बोली जा सकती। तो उसके लिए जो है वहाँ टेलीग्राम पे मैं आपको वहाँ पर मैसेज भेजता रहता हूँ, अपनी आगे की सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। तो टेलीग्राम को आप ज़रूर जॉइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है?
चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे अपना पहला जो इन 50 क्वेश्चंस की जो हम हमारी सीरीज होगी, हम अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हमारा पूछ रहा है यहाँ पर कन्नौज की राजधानी थी, ठीक है? यानी कन्नौज राजधानी थी। कन्नौज को यानी कि किसने राजधानी बनाया था? देवगिरी के यादव शासकों ने, परमार शासकों ने, मैत्रक शासकों ने और मौखरी शासकों ने। तो जो कन्नौज, ये वही कन्नौज है जहाँ जो हम इसे हर्षवर्धन से संबंधित देख सकते हैं, ठीक है? तो जो मौखरी शासक थे, वो मौखरी शासकों ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखेंगे, मौखरी शासकों के बारे में आप देख लेंगे। अगर मैं मौखरी वंश के शासकों के बारे में, इनके जो मेजर जो शासक थे, इनके बारे में आपको नाम बताऊं, तो उसमें मेजर नाम मिल जाते हैं आपको। पहले हरिवर्मा, जो एक मेजर शासक होता है इसका। उसके बाद आदित्य वर्मा को हम देख लेते हैं। उसके बाद हम ईशान वर्मा को देख लेते हैं, ये इसके मुख्य शासक हो जाएंगे। उसके बाद सर्ववर्मा, ये प्रमुख शासक हो गए हमारे सारे मौखरी वंश के जितने भी शासक थे, इन शासकों की, ठीक है? और कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और बात करें भाई, ये शासन आप कहेंगे किस टाइम का है, तो जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो जो हमारा गुप्तोत्तर काल होता है, यानी कि उत्तर गुप्त काल होता है, तो जब गुप्तोत्तर काल का पतन हो जाता है, तो उनके उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद ये जो मौर्य शासक हैं, जो कन्नौज को अपनी राजधानी है, ये अपना जो है शासन यहाँ संचालित करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ये चीज देख ली। अब हम बात कर रहे हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को देख लेंगे। दूसरे क्वेश्चन को मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर लेता हूँ। चलिए, हम यहाँ पर बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दो सूचियां हमें दी गई हैं, इन सूचियों का मिलान करना है। इन सूचियों को देख लेंगे हम, क्या कहा जा रहा है। पहली सूची में यहाँ पर हमें दी गई है रचनाएं, और दूसरी सूची में दी गई है हमें यहाँ पर इनके जो रचनाकार हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर रचना दी गई है आपको, यहाँ पर रचनाकार के बारे में बात कर रहा है। अब इनका हमें मिलान करना है, ठीक है? अब देखो भाई, मिलान करेंगे तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो कुमारपाल चरित है, इसकी अगर रचनाकार की बात करें तो जयचंद सूरी के द्वारा इनकी रचना करी जाती है। तो ए का हो जाएगा हमारा ये बी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे करके लिख लेंगे, अगर लिखा नहीं है तो ए का 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं समझने के लिए। तो कुमारपाल चरित की जयचंद सूरी के द्वारा इसकी रचना करी गई। कर्पूर मंजरी की हम बात करेंगे तो राजशेखर के द्वारा इसकी रचना करी जाती है। तो इसका हो जाएगा 1, ठीक है? उसके बाद आगे हम ललित विग्रह की हम बात करेंगे, तो ललित विग्रह राज जो है, ये सोमदेव के द्वारा इसकी जो है रचना करी जाती है। और बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस है एक हमारी पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा इसकी जो है रचना करी जाती है। इस तरह अगर हम इसका सही राइट आंसर मिलाएंगे तो ए का हो जाएगा हमारा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3, ठीक है? इस तरह हमारा जो ऑप्शन 1 होगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? सिंपल सी बात थी, बस रचयिता पूछे थे हमारे, रचयिता मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे, कैलाश मंदिर, जो एलोरा के मंदिर है उनमें से कैलाश मंदिर है। इसके संदर्भ में निम्न कथन है, इन कथनों के बारे में हमें विचार करना है। इन कथनों के बारे में कौन से सही हैं, ये सही पूछ रहा है हमें, और सही के बारे में हमें बताना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे सामने जो है हमें 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं इसके बारे में। तो देख लेते हैं, चलो अपना पहला स्टेटमेंट देखेंगे। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण, अगर पहले स्टेटमेंट की बात करेंगे तो जो द्रविड़ शैली में, ये जो द्रविड़ शैली में निर्मित है, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही, ठीक है? और अगर दूसरे की बात करें हम, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ठीक है? तो ए और बी, पहला और दूसरा, यानी कि सी इसका राइट आंसर दोनों स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको खोल लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पर मंदिर निर्माण की शैली के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है? यानी कि मंदिर निर्माण की जब हम 3 शैलियों की बात करेंगे, इस बार एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का आयोजन अच्छी तरीके से रहा है, तो वहां पर भी शैली से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन जाती है। अब मैं आपको अगर शैली के बारे में थोड़ा सा बताऊं तो देखिए, एक तो शैली है, एक का नाम है जो उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली प्रचलित है, उसको बोलेंगे हम नागर शैली। आप नागर को इस तरह से याद रख सकते हैं, नागर शैली जो है नॉर्थ इंडिया में प्रचलित है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर जितने भी आपको मिलेंगे वो आपको नागर शैली में मिलेंगे, ठीक है? दूसरा दूसरा आता है द्रविड़ शैली, ठीक है? द्रविड़ से, द्रविड़ का मतलब हो जाएगा, द्रविड़ से आप दक्षिण याद कर लेंगे, ठीक है? दा से दा ऐसे करके याद कर लेंगे। यानी कि दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर बने हुए होंगे, वो सारे मंदिर आपको जो है द्रविड़ शैली में बने हुए मिलेंगे। तो उत्तर भारत के तो पहले हो गए नागर शैली में, दूसरे हो गए दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में। अब हम तीसरे में तीसरे टाइप के जो मंदिर हैं उनकी बात कर रहे होंगे, तो तीसरे टाइप के जो मंदिर आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे बेसर शैली में, ठीक है? बेसर शैली में, बेसर शैली में कौन से मंदिर आएंगे? तो भाई बेसर शैली आ जाएगा मिक्सअप दोनों का, किसका? नॉर्थ नागर और द्रविड़ दोनों का। यानी कि इनके बीच में, ये तो नॉर्थ में हो गया, ये साउथ में हो गया, अब ये जो बीच में वाला जो एरिया बचेगा, यहाँ पर हमें बेसर शैली दिखाई मिलेगी। और बेसर शैली में क्या है, नॉर्थ के और द्रविड़ के दोनों के गुण मिक्सअप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। नागर शैली शैली की हम बात करेंगे तो मेनली हमें यहाँ पर देखेंगे कि जो शिखर है वो दिखेगा, ठीक है? चबूतरे पर चीजें बनी होंगी, और जब हम देखेंगे अंदर जो हमारा गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर हमें अच्छा सबसे ऊंचा गुंबद मिलेगा, और गर्भगृह के ऊपर
भी हमें शिखर दिखाई देने को मिलता है। ठीक है, वहीं हम अगर द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करेंगे, जो साउथ इंडिया में जो मंदिर होते हैं, तो उनमें देखेंगे भव्यता बहुत ज्यादा पाई जाती है। उनका जो ऊंचे शिखर है वो सीढ़ी नुमा हमें जो शिखर दिखेंगे हमें, है ना, इस तरह से सीढ़ी नुमा। जबकि हम नागर शैली की बात करेंगे तो नागर शैली के मंदिरों का शिखर कुछ इस तरह से यहाँ पर बन रहा होगा, ऐसे करके ध्वजा ऊपर इनके ऐसे लहराती रहती है, इस तरह से करके कुछ यहाँ पर नागर शैली में बन रहा होगा। लेकिन जब हम आप दक्षिण भारत में देखेंगे, आप बड़े बड़े जो कांची वगैरह के मंदिर हैं आप यहाँ देखेंगे, तो वहां पर कुछ ऐसे स्टेप फॉर्म में हमें, बहुत बड़े बड़े स्टेप फॉर्म में हमें जो है शिखर देखने को। नागर शैली में हम एक और चीज देख रहे होंगे, नागर शैली में जब हम देखेंगे तो जो गोपुरम है, यानी कि जो मंदिरों का प्रमुख द्वार है, उसको बहुत भव्यता से सजाया जाता था। तो जो गोपुरम भी आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा, जो गोपुरम होता था वो नागर शैली में जो मंदिरों के द्वार होते थे वो बहुत भव्य द्वार होते थे, गोपुरम उनको बोलते थे। तो जो द्रविड़ शैली की विशेषता है, इस तरह हम सारे मंदिरों की हमने यहाँ पर विशेषताएं थोड़ी थोड़ी करके देख ली। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, निम्न सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। यानी कि संतलत जो हम सल्तनत काल की बात करेंगे तो इसके साम्राज्यवादी युग का आरंभ कब से होगा, ये चीज हमसे सिंपली यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, जब हम इसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। चलिए, ओके, यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हम जब देख रहे हैं संतलत काल में, जब हम खिलजी की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, नसीरुद्दीन और मोहम्मद एमबीटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। जब हम बात करेंगे कि भाई साम्राज्यवादी युग का आरंभ क्यों, आप देखेंगे खिलजी वंश का जो संस्थापक होता है, पहले तो उसके बारे में सिंपल सा देखते थे, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी होते हैं इसके संस्थापक। अगर आप में से जो, आप उनमें कुछ लोगों ने बाजीराव मस्तानी वगैरह वाली जो मूवी देखी होगी आपने, जो उससे भी संबंधित है, और भी ये मतलब रणवीर सिंह की एक और मूवी, नाम मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उनमें भी आपने देखा होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हम देख रहे हैं, जो खिलजी वंश का संस्थापक होता है जलालुद्दीन खिलजी होता है। इसका जो भतीजा होता है वो भतीजा था इसका अलाउद्दीन खिलजी। यही अलाउद्दीन खिलजी है जिसको उसके जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जो हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का जो हम टाइम पीरियड होगा, सबसे पहले अगर इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो टाइम पीरियड होता है इसका 1296 से लेकर 1316 तक, ये टाइम पीरियड होता है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे तो इसमें से स्टार्टिंग से क्या होता है, देखेंगे इसने अपनी कई सारी महत्वपूर्ण जीतें करी थी, चाचा की ही हत्या करके इसने अपनी गद्दी है वो प्राप्त करी थी। ठीक है, और अब हम इसके कई सारे सुधार देखेंगे, जैसे इसके सुधार थी जो घोड़ा दागने की प्रथा देखेंगे। इकोनॉमिक हम स्तर पर देखेंगे तो जो इकोनॉमी प्रणाली में इसने जो हम बात करेंगे वो काफी सुधार किए। ठीक है, और जब हम देखेंगे कि जो भूमि है, भूमि में से इसने काफी सुधार करे थे लैंड के लेवल पर। ठीक है, वहीं हम देखेंगे इसने आर्मी में अपनी जो इसकी सेना थी उसमें इसने काफी रिफॉर्म करे थे। तो इसने ऐसे काम, कई सारे माइलस्टोन काम ऐसे करे थे जो कि पहले के जो शासक हैं वो उन कामों को नहीं कर पा रहे थे। तो ये इस कारण से हम देखते हैं कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसने देखा था ना आपने मंडियों में, या फिर जो बेईमानी करी जाती थी लोगों के द्वारा सामान खरीदने या बेचने में, उसके लिए इसने इतना कड़ा दंड दे दिया था कि जितना आप जो कम वजन तोल के देंगे उस उतने बदले में मांस ये काट लेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसने, अपने रेवेन्यू का सिस्टम बहुत ज्यादा, एक आप देख सकते हैं कि मतलब जितना कट्टर था नो डाउट, बट देखेंगे पॉजिटिव वे में हम देखेंगे इसके द्वारा बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स करे गए अपनी इकोनॉमी के लेवल पर, अपनी आर्मी के लेवल पर, अपने जो बहुत, क्योंकि बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था ये। ठीक है, तो इसी के अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में ही एक जो है स्टेटमेंट बोला जाता है, अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो के द्वारा बोला जाता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये एक भाग्यवादी व्यक्ति था। ठीक है, आपको ये भी कभी भी पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो के द्वारा ये किस व्यक्ति के बारे में बोला गया था कि वह एक भाग्यवादी व्यक्ति था, या फिर स्टेटमेंट में डाल के भी पूछ सकता है। तो अमीर खुसरो ने जो ये बात इसके लिए बोली थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए कि एक भाग्यवादी व्यक्ति था, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मुगल काल में मदद ए माश के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। ठीक है, इस सत्य के बारे में यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई कौन कौन सा मदद ए माश के संबंध में इनमें से सत्य है। ठीक है, तो देखो, मदद ए मास का बात करें तो मदद ए मास क्या होता था। मदद ए मास बेसिकली होता ये था कि जो मदद ए मास होती थी ये एक भूमि का प्रकार होता था। ठीक है, और ये बेसिकली जो मदद ए मास बोलते थे, देखिए जो मिडाइवल इंडिया इंडिया है ना, मिडाइवल में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे टर्म से, टर्मिनोलॉजी से, यानी कि जो मान लीजिए कोई टर्म, जैसे हम यहाँ पर यही अगर हम इसका एग्जांपल ले लें तो यहाँ मदद ए मास लिख रहा है, इसका मतलब पूछा है। ठीक है, और इसके बारे में नीचे डिटेल्स दी गई। तो सिंपल सी बात है, मदद ए मास में आपको बताऊं ये एक दान में दी गई भूमि होती थी। ठीक है, द मदद ए मास कौन सी भूमि होती थी, दान में भूमि दे दी जाती थी मुगल काल में, और उसको बोलते थे हम मदद ए माश। इसकी क्वालिटीज क्या है, अब भाई इनके बारे में हम देख लेते हैं, क्वालिटी क्या क्या होंगी। तो मदद ए माश के बारे में हम देखेंगे, इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि से था। बिल्कुल सही बात है, यानी कि दान में दी भूमि थी और इस पर कोई रेवेन्यू उनको नहीं देना पड़ता था, ये पहला हो जाएगा हमारा सही। दूसरा,
यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी। बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है भाई, अगर इनको किसी विद्वान को दान में भूमि दी गई और वो किसी और को उसको बेच दे या फिर किसी और को ट्रांसफर कर दे, तो ऐसा भी नहीं होता था इसके बारे में। ये भी सही है हमारा। ग्राही के पास यह भूमि आनुवंशिक रूप से रहती थी। बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए किसी विद्वान विद्वान को मिली, अब मान लीजिए ए नाम का विद्वान है, उसको मिली, तो वो उसको बेच नहीं सकता या उसको कहीं और ट्रांसफर नहीं करता। इसके बेटे को ही अपने आप ही मिल जाएगी, उसके बेटे को मिल जाएगी। यानी कि आनुवंशिक रूप से, पीढ़ीगत रूप से ये ट्रांसफर होती रहेगी, ना कि ये है कि बस उसी के लिए। तो ये भी सही हो जाएगा। मददश मास के बारे में ये सारे ऑप्शन सही होंगे। हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सभी उपरोक्त कथन इसके बारे में सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख रहे होंगे यहाँ पर हम देखेंगे कि जो है निम्न में से कौन से युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, इनमें से ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेगा हमें समाचार पत्र, और ये मतलब किस लैंग्वेज में, भारत मित्र, प्रजा मित्र, राष्ट्रमत, नायक। तो ये जो चार हैं, इनमें से आई थिंक इनमें से लैंग्वेज में एक प्रॉब्लम है। इसको हम यहाँ पर हमें ये इसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से एक जो गलत है उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से गलत कौन सा है। ठीक है, तो भाई चलो गलत को देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारा भारत मित्र। तो जो भारत मित्र की जो है लैंग्वेज थी वो हिंदी थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रजा मित्र है, प्रजा मित्र की लैंग्वेज गुजराती थी। राष्ट्रमत है, इसकी लैंग्वेज मराठी थी। लेकिन जो हमारा नायक पत्र होता है, नायक की जो है बात करेंगे तो नायक की जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजी नहीं बल्कि वो बंगाली हो जाती है। ठीक है, सिंपल से इन पत्रों की जो लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, और यही हमारा इसकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश नहीं होगी बल्कि बंगाली होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन राजा राम मोहन राय से संबंधित है। जब हम समाज सुधार आंदोलन देखते हैं हमारा, जब देखेंगे तो उस टाइम पर राजा राम मोहन राय का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। यहाँ देखेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। ये अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली अब बात करेंगे हम जो जूरी एक्ट है इसके बारे में बात करेंगे। तो जूरी एक्ट की अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जूरी अधिनियम 1826 के टाइम पीरियड पर आता है। ठीक है, और 1826 में आता है ये, इसका टाइम पीरियड तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखेंगे ही। इसमें अब इसमें प्रावधान क्या था, इसको जो है ये जो जूरी जो अधिनियम था इसमें क्या था, क्यों इसका सब विरोध किया जा रहा था, क्यों इसमें इतनी सारी चीजें चल रही थी। तो एक बार मैं और एक मॉक टेस्ट में मैं आपको बता चुका हूँ। इस एक्ट में क्या था, ये प्रावधान था कि भाई ये सीन था कि जो पहले तो चीजें चल रही थी कि जो यूरोपीय हैं, जो यूरोपीय न्यायाधीश हैं, वो भारतीयों का मुकदमा तो सुन सकते हैं, लेकिन प्रावधान ये करे गए थे कि जो भारतीय होंगे वो किसी भी यूरोपीय व्यक्ति का जो है मतलब न्याय नहीं करेंगे, या फिर उनका किसी का केस जो है उस केस की किसी जो यूरोपीय है भारतीय लोग किसी जो है उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम धार्मिक आधार पर जब इसके बाद संबंध में बात करेंगे तो इस अधिनियम में यह प्रावधान करा गया कि कोई भी ईसाई, जो जूरी एक्ट था, ये चीजें तो पहले चल रही थी यूरोपीय और इनकी, जूरी एक्ट में रिलीजन के बेसिस पर चीजें कर दी गई। रिलीजन के बेसिस पर चीजें ऐसे करी गई थी कि जो इसमें यह प्रावधान था कि कोई भी ईसाई व्यक्ति है, उस ईसाई व्यक्ति की, फिर चाहे वो ईसाई यूरोपीय है, फिर चाहे कोई वो ईसाई इंडियन है, इसमें जूरी एक्ट में यही प्रावधान करा गया था कि वो इस व्यक्ति अगर क्रिश्चियन है, अब डिपेंड नहीं करता कि चाहे वो व्यक्ति क्रिश्चियन इंडियन है या फिर वो ब्रिटिशर्स है, किसी जो क्रिश्चियन यूरोपीय जो व्यक्ति होगा उसकी सुनवाई कोई भी हिंदू या फिर मुस्लिम जो जज होता था उसके द्वारा नहीं की जा सकती थी, बल्कि रिवर्स इसके अपोजिट चीजें चलती थी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बस धर्म के आधार पर चीजों को बांटा गया था कि जो व्यक्ति ईसाई होगा उसके जो है किसी मामले का, उसके किसी केस की सुनवाई किसके द्वारा नहीं करी जाएगी, यानी कि मुस्लिम या फिर हिंदू वो व्यक्ति होगा उसके द्वारा नहीं सुनवाई करी जाएगी। 1826 में एक्ट आता है, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इसका घोर विरोध करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को विधानसभा सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, किंतु इस आशय की सूचना उन्हें कितने दिनों की के लिए देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मतलब टाइम पीरियड होता है कि जब भाई किसी को उसके पद से हटाना है तो उनको टाइम पीरियड एक होता है कि कितने दिन पहले उन्हें सूचना देनी होगी। तो इस मामले में आप सेफ, चाहे आपको पता है चाहे नहीं पता है सॉरी, मैं आपसे सिंपली इतना कह रहा हूं, आपको भले ही नहीं एग्जैक्टली पता है, पर जहां भी आपको 14 दिन मिल जाए, जहां भी आपको दिनों का पूछ ले नोटिस के मामले में, तो आप 14 दिन के साथ जाएंगे। ठीक है, तो 14 दिन का प्रावधान होता है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की बात करी जा रही है, तो भाई विधानसभा का अध्यक्ष उस तरह से काम करता है जैसे हमारे लोकसभा में हमारे स्पीकर जी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे अभी प्रेजेंट में बात करेंगे तो लोकसभा में जैसे ओम बिरला जी कार्यरत हैं, उसी प्रकार से राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा में स्पीकर कार्य कर रहे होते हैं।
अब उनको नियुक्त कौन करता है? वही हाउस के मेंबर्स नियुक्त करते हैं। अब उनके रिमूवल की जब हम बात करेंगे, तो उनका रिमूवल भी उन्हीं सदस्यों के द्वारा करा जा सकता है। यानी कि अगर विधानसभा की स्पीकर हैं, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। ध्यान रखना है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। साधारण बहुमत से ही यानी कि उनको हटाया जा सकता है। बस इसके बारे में कुछ प्रावधान है क्या, कि 14 दिन पहले इनको इसकी नोटिस जो है देनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम चुनाव भी हमने देख लिया, यानी कि रिमूवल भी हमने देख लिया। बहुमत इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे ही रखा है कि भाई साधारण बहुमत की जरूरत है, विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होगी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष करा गया? ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है राजभाषा आयोग का गठन किस टाइम पर होता है। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर टाइम दिया गया है 1952 में, ठीक है, 1955 में, 1954 में और 1956 में। तो यहाँ पर आयोग के गठन की बात करी जाती है, तो हम देखेंगे जो हमारा जो पहले तो राजभाषा आयोग से संबंधित गठन करने की हम ताकत की बात करेंगे, तो हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 344 है, वो राजभाषा के लिए आयोग जो है गठित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, के संबंध में हम देखेंगे तो हमारा 1955 जो हम देखेंगे, तो 1955 में हम देख रहे हैं यहाँ पर 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन करा जाता है ना। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन होता है 1955 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? बीजी खैरजी की अध्यक्षता में प्रथम जो भाषा आयोग है, राजभाषा आयोग है, इसकी जो है गठन करा जाता है। ठीक है, तो ये 1955 में इसका गठन होता है बीजी खैरजी की अध्यक्षता में, और ये 1956 में अपनी रिपोर्ट निकाल के दे रहा होता है। ठीक है, और हम बात करेंगे तो जो है इसी जो आयोग है, इसी आयोग की सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशंस हैं, इन्हीं सिफारिशों के आधार पर हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 343 के क्लॉज 3 के थ्रू जो प्रथम राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही राजभाषा जो हमारा अधिनियम है, अधिनियम 1963 वाला, यानी कि जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज वाला एक्ट है 1963 का, इसी आयोग की सिफारिश पर इसका निर्माण करा गया। तो 1955 ध्यान रखेंगे, 1955 में जो है ये आयोग का गठन करा जाता है, 1956 में ये अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है, और इसी रिपोर्ट के बेसिस पर जो है 1963 में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसकी सिफारिशों के आधार पर हमने एक्ट बनाया। राजभाषा के संबंध में आप देख रहे होंगे आर्टिकल 343 से आर्टिकल शुरू होते हैं। इसमें ये है कि भाई केंद्र में ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रावधान क्या होंगे, राज्य में आगे हम देख रहे होंगे कि राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रावधान क्या होंगे, कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाएगी, है ना। तो ये सारे प्रावधान मिल जाएंगे हमें राजभाषा से संबंधित। अगर भाषाओं से संबंधित मैं आपको बता दूं अनुसूचियों की, जो हम भारतीय संविधान में अनुसूची की बात करेंगे, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, चलो 10वां क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल करा गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा उधेड़ने की कोशिश करेंगे, क्या उनसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है दिल्ली और पुदुचेरी। देखो भाई, अगर हम इसके राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, हम इनके अगर इलेक्शन की बात करें, तो जो राष्ट्रपति होते हैं इनके इलेक्शन में कौन कौन वोट डालता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को निर्वाचन कराने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड यानी कि निर्वाचक लोग ही शामिल होते हैं। किसी भी नॉमिनेटेड या फिर मनोनीत कोई व्यक्ति होगा वो इनके निर्वाचक मंडल में नहीं होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पहले तो ये ध्यान रखना है। तो जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, यानी कि जो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल होता है। तो हम इसमें देखेंगे लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर होंगे, इसमें इलेक्टोरल में शामिल। दूसरा, राज्यसभा के हमारे इलेक्टेड मेंबर होंगे। तीसरा, स्टेट्स की जो विधानसभाएं होंगी, स्टेट की विधानसभा होंगी, उन विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर होंगे। विधान परिषदों का कोई रोल नहीं होगा। और जो हम हमारी जो यूटीज की अगर हम बात करेंगे, तो यूटीज में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी की जो विधानसभाएं हैं, इनके भी निर्वाचित, यानी कि नामांकित या मनोनीत का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, सारी जगह निर्वाचित मिलेंगे। अगर यूटीज की बात करेंगे तो राज्यों के तो सभी विधानसभाओं के लोग होंगे, लेकिन जब इनके यूटीज की बात करेंगे तो यूटीज में से सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी को इनको राष्ट्रपति के हम निर्वाचन में शामिल करते हैं। और ये काम कब होता है? 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी को हम राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करते हैं। तो जो हमारा 70वां संविधान संशोधन है, ये कब होता है? 1992 में। तो ये हमारा डी में अवेलेबल है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी निर्वाचक मंडलों की मैंने आपको बात बताई दी, इसके द्वारा इसमें और कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा होता है। यानी कि एक जो व्यक्ति है वो अपनी प्राथमिकता चुनता है कि कौन सी प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता के आधार पर वोट देगा कि पहले मैं ए व्यक्ति को प्राथमिकता देता हूं, अगर ये नहीं चुना तो मैं बी को प्राथमिकता देता हूं, फिर सी को प्राथमिकता देता हूं, उस बेसिस पर ऐसे निर्वाचन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, जो मैं डिटेल में थोड़ा सा आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ। टाइम बहुत है हमारे पास, टाइम अच्छा है, सो दैट अब हमारे पास सामने जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके द्वारा हमारा रिवीजन भी हो, हमारी प्रैक्टिस भी हो और हमारा रिवीजन भी हो, सो दैट आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आपके क्या रिव्यूज है मेरे इस थ्योरी पे आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आके। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं भाई हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो हम देख लेते हैं, निम्न अनुच्छेदों पर विचार करें। आर्टिकल 249, 109, 312 और 110।
इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करता है? तो देखो भाई, जब भी राज्यसभा को विशेष अधिकार प्रदान करने की बात आ जाएगी तो आपको कोई आर्टिकल ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ दो आर्टिकल ध्यान रखना है। पहला पहला कौन सा? आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 राज्यसभा को एक विशेष अधिकार ये देता है कि राज्यसभा संसद को, है ना, जो 9 होगा, 249 ये बोलता है कि भाई राज्यसभा है, राज्यसभा जो है संसद को विशेष बहुमत के द्वारा ये अधिकार दे सकती है कि संसद किसी भी राज्य सूची पर अब कोई कानून बना सकता है। ये राज्यसभा का ही एक विशेष अधिकार है, लोकसभा को इस मामले में कोई अधिकार नहीं। तो 249 तो हो जाएगा हमारा इससे संबंधित। उसी तरह हमारा ये 249 हो गया। अब हम आर्टिकल 312 की बात करेंगे। जब हम स्टार्टिंग देख रहे होते हैं लोक सेवाओं की, जब हम बात करेंगे लोक सेवा, जैसे हम जिन सेवाओं की हम लोग तैयार कर रहे हैं उनको बोलते हैं लोक सेवा। इन्हीं में कुछ लोक सेवा होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं? तो भाई हम अखिल भारतीय सेवाओं की अगर हम बारे में बात करेंगे तो ये मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जैसे हमारा अखिल भारतीय सेवा कौन कौन सी आ जाएंगी? आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस में फॉरेन सर्विस नहीं है, बल्कि जो फॉरेस्ट सर्विस है वो आ जाएगी अखिल भारतीय सेवा में। ठीक है, अब तीन अभी प्रेजेंट में हम देखेंगे, तीन अखिल भारतीय सेवाएं अभी हैं। अगर मान लीजिए हमें कोई चौथी अखिल भारतीय जो सेवा है उसका निर्माण करना है इन तीन के अलावा, या फिर जैसे मान लीजिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का, जैसे हम जुडिशियरी के लिए इसी प्रकार की एक सेवा बना दें, तो ये एक नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का जो अधिकार होगा ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास होगा, आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है, 310 में हम देखेंगे जो हमारा धन विधेयक है उसकी परिभाषा वगैरह देखी जाएंगी। राज्यसभा की जब हम शक्तियों की बात करेंगे तो राज्यसभा की शक्तियां मिलेंगी हमें 312 और 249, दोनों में क्या क्या ऑप्शन है मैंने आपको बता दी। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन सी में ये अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, इनमें से ये पूछ रहा है, सिंपल सी बात हमसे। ठीक है, तो देखिए चार ऑप्शन है हमारे पास, देख लेंगे इनमें से कौन कौन सा हमारा जो है मूल जो कर्तव्य नहीं है। देखो मूल कर्तव्यों को पहले हम बाद में देख लेंगे, इनमें से कौन सा नहीं है। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, ये जो है हमारे मूल संविधान में तो होते नहीं है, मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। हम इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन होता है हमारा 1976 में। 1976 में हमारा 42वां संविधान संशोधन आता है संसद के द्वारा, और इसी संशोधन के द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति है, उस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हम जो है मूल जो कर्तव्य है हमारे, उन मूल कर्तव्यों को अपने भारतीय संविधान में शामिल करते हैं। अब जो स्वर्ण सिंह समिति ने जो सिफारिश करी थी और जो 42वां हमारा संविधान संशोधन आता है, इस संशोधन के द्वारा हम जो मूल कर्तव्यों की जो सूची है उसमें 10 मूल कर्तव्यों को अपने भारतीय संविधान में शामिल करते हैं। अब एक और जो हमारा 11वां, अभी क्योंकि प्रेजेंट में कितने हमारे 11 मूल कर्तव्य हैं, में हमारा मूल कर्तव्य हम उसकी बात करेंगे, तो जो हमारा 86वां संविधान संशोधन है 2002 में, इसके द्वारा हमें समझ जो है इस 11वें मूल जो कर्तव्य है इसको ऐड करें। तो प्रेजेंट में भी कितने 11, ध्यान रखना है। मूल जो है ये मूल संविधान में नहीं थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐड करा, और हमने अपने संविधान में उनको कहां से लिया है? तो यूएसएसआर, यानी कि जो उस टाइम पर अगर आज की बात करें तो पहला सोवियत संघ और आज का जो रूस है, हमने वहां से मूल कर्तव्यों को लिया है। रूस की क्रांति है, वहां से हमने मूल कर्तव्यों को लिया। मूल कर्तव्य है क्या? बेसिकली नागरिकों के अपने राष्ट्र के प्रति कुछ जो कर्तव्य होंगे नागरिकों के लिए एनफोर्सेबल नहीं है, यानी कि कोर्ट के द्वारा हम इनको जो है लागू नहीं करा सकते। ये बेसिक सा पूरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया आपको मूल कर्तव्यों के बारे में। तो ये हुआ जैसे मूल कर्तव्य को क्वेश्चन आया, सारी चीजें ऑलमोस्ट मैंने आपको शॉर्ट में बता दी मूल कर्तव्यों के बारे में। तो इस तरह हम अपना रिवीजन कर रहे होंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो वन, झील, नदी और अन्य वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण रक्षा, ये तो बिल्कुल हमारा मूल कर्तव्यों में आएगा। देश की प्रभुता, एकता और अखंडता बिल्कुल आएगा मूल कर्तव्य में। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना बिल्कुल आएगा। लेकिन जो वोटिंग राइट है हमारा, वोटिंग राइट हमारा मूल कर्तव्य में नहीं आएगा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर मूल कर्तव्यों की बात करेंगे, आर्टिकल और भाग और देख लेते हैं, तो आर्टिकल 51 का में मूल कर्तव्यों की बात करी गई है। उसी तरह से हम बात कर रहे होंगे आर्टिकल जो हमारा भाग संविधान का भाग 4 का है, इसमें हम मूल कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। भाग 4 में तो डीपीएसपी है हमारे, 4 का में यानी 4 ए में हो जाएंगे हमारे मूल कर्तव्य। ठीक है, चलो मूल कर्तव्य तो बहुत पढ़ लिया हमने। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधानमंडल द्वारा निर्मित मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सके। ठीक है, तो ये चीज हमारी बोली जा रही है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं, चार ऑप्शंस हमारे यहाँ पर सामने दिए गए हैं, चार में से देख लेंगे भाई कौन सी चीजें हैं। तो देखो यहाँ पर जिस एक्ट के बारे में बात करी जा रही है, यानी कि जो क्वेश्चन नहीं है, जो जुडिशियल रिव्यू है ना, जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात बोली जा रही है। जुडिशियल रिव्यू है क्या? जुडिशियल रिव्यू एक सिंपल सी चीज है। जुडिशियल रिव्यू में ये चीज बोली जाती है कि भाई भाई मान लीजिए जो है मान लीजिए कोई भी कानून है, कानून बनाने का काम किसका है? कानून बनाने का काम है हमारा विधायिका का, यानी कि लेजिस्लेचर का। विधायिका में कौन है? कुछ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका के लोग भी होते हैं, वही तो विधायिका के सदस्य होते हैं समन्वयकारी व्यवस्था में।
अब मान लीजिए इन लोगों के द्वारा कोई ऐसा सरकार के द्वारा या फिर संसद के द्वारा जो भी लॉ और नियम बनाने की शक्ति जिनको प्राप्त है, इनके द्वारा कोई ऐसा नियम कानून विनियम कुछ भी ऐसा बना दिया जाता है जो कि संविधान का अतिक्रमण करता है या फिर संविधान का उल्लंघन करता है, तो हमारे भारतीय संविधान में ये जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी जो न्यायपालिका है इसको ये दी गई है कि कोई भी अगर ये विधि के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं या फिर जो है संविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो जिस मात्रा तक ये जो है उसका उल्लंघन कर रहे होंगे उस मात्रा तक इनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। या फिर जो कोर्ट है उसको रिव्यू कर सकती है, कोर्ट रिव्यू में ले जाके अगर वो संविधान का उल्लंघन करा जाए तो कोर्ट सिंपली सीधा सा बोल देगा, सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट, कि भाई जो नियम कानून आपने या फिर जो भी विधि आपने बनाई है ये इलीगल है और हम इसको यहीं की उसको स्ट्राइक डाउन करते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। इसको सिंपल सा बोलते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। ये आर्टिकल 13 में हमें दी गई है, यानी कि जो मूल अधिकारों से असंगत विधियां होंगी वो उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगी जो कि जबकि जितनी की वो मूल अधिकारों से असंगत है उस मात्रा तक वो शून्य हो जाएंगी। ये चीज क्लियरली बताएगी आर्टिकल 13 में। ठीक है, आर्टिकल 19 में हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है और जब हम बात करेंगे आर्टिकल 32 में तो सारी हमें मिलेंगी रिट्स, यानी कि जो टूल्स है हमारे मूल अधिकारों को बचाने के, सुप्रीम कोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 32 में हमें मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस अनुच्छेद में परिवर्तन संसद के साधारण बहुमत द्वारा कराया था। देखिए अब एक चीज होती है, जस्ट अ सेकेंड, अब मान लीजिए हमारा भारतीय संविधान है, अब समय की आवश्यकता और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक जीवंत दस्तावेज है, तो हम इसमें जो है चेंजेस भी कर सकते हैं, हम इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो जो संशोधन की चीजें दी गई हैं वो आर्टिकल 368 में दी गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 368 पूरी तरह से ये डिस्क्राइब करता है, ये हमें बताता है कि भाई हमारा जो है हम बात करेंगे कि हमारा जो भारतीय संविधान का संशोधन है उसका संशोधन किस प्रक्रिया के माध्यम से करते हैं, है ना। 68 हमें ये बताता है कि भाई विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, विशेष बहुमत में क्या आ जाएगा, आधे राज्यों का जो सॉरी मतलब जो हमारा विशेष बहुमत में आ जाएगा, जितने भी संसद के जितने जो सदन है उस सदन का पूरी मतलब कुल संख्या है उसका आधा और उपस्थित और मतदान देने वालों का 2/3, ये हो जाता है विशेष बहुमत। कुछ जो संघीय मामले होते हैं उन संघीय मामलों में विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का जो है हमारा जुड़ जाता है, विधानमंडल होंगे, उन विधानमंडलों की भी अनुमति की आवश्यकता होती है विशेष संघ के मामले में। ठीक है, तो इन विधियों के द्वारा हम देखते हैं कि जो हम अपना भारतीय संविधान है इसको संशोधन करते हैं, लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो उसके साधारण बहुमत के द्वारा उनको भी संशोधन करा जा सकता है। अब जिन प्रावधानों को हम साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन में लेंगे उनको हम आर्टिकल 368 में नहीं मानेंगे। ध्यान रखना है 368 में वही मामले आएंगे जहां विशेष बहुमत का यूज हो रहा होगा। तो हम देख लेते हैं भाई कहां कहां विशेष बहुमत का यूज नहीं हो सकता। देखो आर्टिकल अगर 106 की हम बात करें तो आर्टिकल 106 में क्या है, आर्टिकल 106 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा पहला ही हो जाएगा, यहाँ हम साधारण जो है इनकी बात करेंगे, यहाँ पर साधारण बहुमत से हमारा काम हो जाएगा, यानी कि सांसदों के जो संसद के सदस्य होंगे, एमपीज जो होंगे, उनके वेतन और भत्तों में जो संशोधन करा जाएगा संसद के द्वारा वो साधारण बहुमत के द्वारा ही हो सकता है, यानी कि 50% + 1। ठीक है, ये हो जाएगा 50% + 1, यानी कि आधे से ज्यादा ये होना चाहिए और इसको हम चेंजेस कर सकते हैं। वही हम आर्टिकल 55 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली बताता है हमें आर्टिकल 55। अब जब राष्ट्रपति है तो भाई पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। और इनके जो निर्वाचन में भाग होता है वो भी पता है आपको, राज्य और यूटीज भी इनमें भाग लेते हैं, 2 यूटी हैं और सारे राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचक लोग हैं वो भाग लेते हैं। तो इसमें भाई राज्यों का मामला है, संघीय मामले में आते हैं हमारे राष्ट्रपति, तो जो ये मामले होंगे ये विशेष बहुमत से इनको जो है संशोधित करा जाएगा, ना कि साधारण के द्वारा। आर्टिकल 368 की हम बात करेंगे तो ये तो मैंने भी आपको बताया, संविधान संशोधन के लिए तो विशेष बहुमत डेफिनेटली चाहिए, इसको साधारण बहुमत से नहीं कर सकते। वहीं हम आर्टिकल 162 की बात करेंगे तो आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका विस्तार की हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है इसको भी हम देखेंगे, तो ये भी जो है साधारण बहुमत के द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक, तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सा साधारण बहुमत के द्वारा करा जाएगा, तो आर्टिकल 106 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ आयोगों के बारे में हमसे कुछ कार्यक्रम है, जो कालक्रम है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सही सुमेलित नहीं है, उनमें से एक गलत कौन सा है उस गलत के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। कुछ आयोग दिए गए हैं और यहाँ पर हमसे इनका टाइम पीरियड दिया गया है और हमें बताना है कि इन में से कौन से आयोग का टाइम पीरियड कौन सा नहीं, एक इनमें से जो गलत है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर जो ज्यादातर आयोग मिलेंगे आपको वो राज्यों के गठन से संबंधित मिलेंगे, यानी कि जब हमारा देश आजाद होता है 1947 के टाइम पर, अब हमारे सामने मांग आती है भाई, हमारे सामने ये चुनौती आती है कि अब हम अपने देश में राज्यों का गठन कैसे करेंगे। तो इस संबंध में उसी जो तात्कालिक गवर्नमेंट है उन गवर्नमेंट्स के द्वारा समय समय पर कुछ आयोग बनाए जाते हैं, कुछ कमीशंस का गठन करा जाता है, कुछ कमिटीज का गठन करा जाता है, वही सारी कमिटीज हमें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे जब हम देखते हैं कि आगे लेटर ऑन चल के जो ये काफी फेमस है। देखो अब यहाँ पर ये जो आयोग है ना, यहाँ पर तो सिंपल पूछ लिया है, कई बार जब क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल का बनाना होता है तो ये इन आयोगों का जो है कालक्रम भी पूछ लेते हैं। इन चारों आयोगों को लगा देंगे ऐसे 1 2 3 4 करके। अब इनको इनके गठन के क्रम में आपको जो आरोही क्रम में लगवा लेते हैं कि भाई पहले किसका गठन हुआ,
दूसरा, तीसरा, चौथा, तब किसका गठन हुआ। तो इसके लिए तो मैं आपको जस्ट यहीं पर तुरंत की तुरंत ट्रिक बता देता हूँ, डीजे अली करके आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डीजे अली, ठीक है। ये जो आयोगों की ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, डीजे अली, ठीक है। तो ये जो डीजे होता है बजाने वाला, वो डीजे अली नाम का बंदा है, वो डीजे बजा रहा है। तो यहाँ पर डी स्टैंड्स फॉर धर कमीशन, जो कि 10 जून 1948 में जिसका गठन होता है, ठीक है। तो इसका ये जून 1948 में सबसे पहले डी आएगा, धर कमीशन, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद जे स्टैंड्स फॉर जेवीपी कमेटी, ये दिसंबर 1949 में आता है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। सॉरी, हाँ 1949 में नहीं, 48 में है, ठीक है। ये 1948 में होना चाहिए, यहाँ पर 49 दे रखा है और यहाँ पर गलत पूछ रहा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यही गलत है। दिसंबर 1948 में आता है हमारा जो जेवीपी कमेटी है। तो हमारा ट्रिक के अकॉर्डिंगली हम इसको देखेंगे, तो धर जो जेवीपी, जेवीपी क्यों कि इसमें जो तीनों मेंबर थे, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जी और जो पट्टाभी सीताराम मैया जी, इनके द्वारा ये कमेटी का गठन करा गया था। इस तरह हम इसको देखेंगे। उसके बाद हमारा अली अगर बात करें तो डीजे अली यानी कि फजल अली जो आयोग है, ये दिसंबर 1953 में, जो भाषाई आधार पर राज्यों की जो दक्षिण भारत में मांग आ रही होती है कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना है, तो उसके लिए जो है फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग की जो है गठन करा जाता है, ठीक है। तो गलत पूछ रहा था यहाँ पर, 1949 दे रखा है, 1948 होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी, आपको ट्रिक भी ध्यान रखनी है, ये ट्रिक आपका एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली। तो गलत पूछ रहा था, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके बारे में बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला फिर से क्वेश्चन स्थगन प्रस्ताव के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्न में से कौन कथन स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सत्य है ना। स्थगन प्रस्ताव के बारे में जो सही ऑप्शन है हमें उसके बारे में पूछ रहा है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, इतना जानना है हमें, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है मंत्रियों को सूचना एकत्र करना, बजट प्रस्ताव में कटौती करना, सरकार की किसी विशिष्ट नीति की आलोचना करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखो भाई, मंत्रियों से सूचना एकत्र करना ये तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। बजट प्रस्ताव में कटौती करना, कटौती का मतलब तो आ जाएगा यहाँ पर कटौती प्रस्ताव जो है, कई प्रकार के हम कटौती प्रस्ताव देखते हैं उनमें से, तो ये स्थगन प्रस्ताव का कटौती से संबंध में कोई मामला नहीं। अगर हम हाँ यहाँ देखें कि सरकार की किसी विशिष्ट नीति है उसकी आलोचना करना है, या फिर कोई भी जो लोक महत्व का कोई भी मुद्दा है ना, तो जो मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी पॉलिसी चलाई जा रही है और ये जो स्थगन प्रस्ताव है इसको लाके जो नॉर्मल जो सामान्य कार्रवाई चल रही है, उस सामान्य कार्रवाई को रोक के इस गवर्नमेंट की किसी नीति की आलोचना इनको करनी है, तो ये जो है स्थगन प्रस्ताव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो जो विशिष्ट नीति की आलोचना करी जाती है इसमें, यानी कोई भी पर्टिकुलर पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो लाई जा रही हो। अब ये जो स्थगन प्रस्ताव है, ये सरकार के विरुद्ध एक निंदा प्रस्ताव होता है, करने के लिए। भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को गरियाना है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है, सिंपल सी बात इतनी होती है। और ये क्यों लाया जाता है, कोई भी सीरियस कोई मुद्दा हो जो कि सार्वजनिक विषय का हो, जिस पर बहस करना जरूरी हो, उसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। आशा करता हूँ चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, सीएसईपी के बारे में पूछ रहा है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसके बारे में पूछ रहा है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। तीन स्टेटमेंट हमारे सामने दिए गए हैं, इन तीनों स्टेटमेंट को देख लेंगे हम। तो तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं इनके तीन, हाँ टोटल तीन ही स्टेटमेंट हमारे सामने, देख लेते हैं कौन कितने स्टेटमेंट इस बारे में सही होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की जो है फेरवानी समिति की सिफारिश पर होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा गलत। और क्यों, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, जो अगर इसकी स्थापना की बात करेंगे तो कृषि और लागत मूल्य आयोग है, सिंपल सी बात है। इसका काम इतना होता है कि जो भी हमारी एमएसपी वगैरह है, जो उत्पाद मूल्यों का निर्धारण करने के लिए जो खाद्य मूल्य नीति समिति होती है, जो उसके आधार पर इसमें जो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो अब इसका काम क्या होगा, सीएसईपी का कृषि लागत, हम जो एमएसपी देखते हैं ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसके संदर्भ में जो भी सिफारिशें दी जाती हैं, वो सारी सिफारिशें सीएसईपी के द्वारा दी जाती हैं। ध्यान रखना है एमएसपी के संदर्भ में आपको एक चीज, ये जो सिफारिशें दी जाएंगी वो सीएसईपी के द्वारा दी जाएंगी, और ये सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं रहेंगी। लेकिन आपको जब क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भाई एमएसपी की घोषणा किसके द्वारा करी जाती है, तो घोषणा करी जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल कमेटी है वो इसकी घोषणा करेगी। ध्यान रखना है, आपको घोषणा पूछ रहा है या फिर सिफारिश की पूछ रहा है, यहीं पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में फंसाता है। आप सोचते हैं कि भाई सिफारिश की बात कर रहा है, लेकिन वहां लिखा होता है घोषणा, और सीएसीए की बजाय आप सीएपी लगा के चले आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिफारिश की पूछ रहा है या फिर घोषणा की बात कर रहा है। अब अगर हम सीएसीपी की स्थापना की बात करेंगे तो इनके लिए जो खाद्य मूल्य समिति आती है 1964 में, उसके द्वारा इसकी जिसकी सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना होती है 1965 के टाइम पर, ठीक है। तो फेरवानी कमेटी से संबंधित नहीं होगी, पहला हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा, एमएसपी और खरीद मूल्य और आवंटन मूल्य का निर्धारण करने की सरकार को सलाह देती है। बिल्कुल भैया, अभी मैंने आपको बताया ना, खरीद मूल्य यानी कि परचेजिंग जो हमारा प्राइस है वो, और आवंटन मूल्य है वो, इनको निर्धारित करने को सरकार को जो है सलाह देती है, ठीक है। तो ये जो एमएसपी अभी काफी विवादास्पद भी बना हुआ है, जो किसान आंदोलन है आपका, ये देख सकते हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा सही। तीसरा, केंद्र सरकार इनकी संस्तुति को मानने के लिए बाध्य है। भाई बाध्य क्यों, मैंने अभी आपको बताया ना, बाध्य नहीं है, ये सिर्फ सिफारिश करेगा सीएसीपी, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट इसको माने कि ना माने। तो ये गलत हो जाएगा भाई, यहाँ केवल जो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन मिल जाएगा हमें केवल दो, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा साइंस का क्वेश्चन है हमारे सामने। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? आप जब देखेंगे हमारे अंदर से जो ब्लड निकलता है ना, कई लोग उसको टेस्ट करके भी देख लेते हैं, कई बार थोड़ा सा ब्लड निकला और उसे टच कर लिया। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है हल्का सा बेसिक होता है, ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। जब भी आप ब्लड पढ़ते हैं, सर्कुलेशन सिस्टम कहीं भी पढ़ते हैं, तो आप सीधा सा यही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो मानव का जो रक्त है हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, वो चीज हम देखते हैं। हल्का क्षारीय का मतलब देखो, अगर मैं आपको पीएच पैमाने को बताऊं तो मैं आपको पीएच पैमाना बना के बता ही देता हूं आज, ठीक है, खत्म ही कर देता हूं ये खेल। तो देखो यहाँ पर पीएच पैमाना हमने बनाया, ठीक है, यहाँ पर बीच में हो गया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कितने पे होता है हमारा? 7। अगर 7 वैल्यू है हमारी, तो इसका मतलब है ये विलेन हमारा उदासीन है, ना कि ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है। अगर 7 से पीछे या फिर 7 से नीचे वैल्यू जाती है, तो वो हो जाएगा हमारा एसिडिक, ध्यान रखेंगे, यानी अम्लीय। और 7 से आगे अगर वैल्यू जाती है या फिर 7 से ऊपर वैल्यू जाती है, वो हो जाएगा हमारा बेसिक, हल्का क्षारीय। अब अगर हम ब्लड के पीएच मान की बात करेंगे, तो ब्लड का हमारा जो पीएच वैल्यू है, जो हमारा ब्लड का अगर हम पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो 7.4 के समथिंग होती है हमारी, जो है जो पीएच वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो ये हल्का क्षारीय होता है, इसका मतलब ये 7 से हल्का सा ऊपर है ना, 0.4, तो हल्का क्षारीय हो जाता है। तो जो ब्लड की पीएच वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 7.35 से 7 जो है 45, इसमें हम सही आंसर के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन से संबंधित में। हमें जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है, देख लेते हैं भाई हाइड्रोकार्बन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो देख लेंगे यहाँ। सॉरी, हाइड्रोकार्बन से ऊपर एक और क्वेश्चन रह गया हमारा, सोडा से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा छुपा हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। कास्टिक सोडा का हमसे यहाँ पर जो है इसका रासायनिक रूप है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो कास्टिक सोडा है, इसका अगर केमिकली हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका, जो सूत्र होता है रासायनिक रूप से, यानी कि सोडियम NaOH, ठीक है, इसको बोलेंगे हम NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाएगा हमारा कास्टिक सोडा, ठीक है। अगर हम वहीं पर बात करेंगे तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है, यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, ये मैग्नीशियम जो सल्फेट होता है, इसको एप्सम लवण के नाम से भी इसको हम जानते हैं। वहीं अगर हम जो है अगर बेकिंग सोडा की बात करेंगे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग से बाइकार्बोनेट, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि जो हम खाने पीने में जो यूज करते हैं, जो आप पेस्ट्री केक्स वगैरह जो खाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज हम वहां पर देख रहे होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से हम कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो नीला थोथा जो होता है उसको बोलते हैं हम कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, जो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम पूछा जा रहा था, ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमें बताना है भाई, कौन से सही है कौन से गलत है। तो देखो हाइड्रोकार्बन जब भी हमारा कोई फ्यूल होता है ना, तो उसमें जो मूल कंटेंट होता है, जो भी हमारा ईंधन होता है, जब हम नेचुरल गैस निकाल रहे हो, जीवाश्म ईंधन कोई निकाल रहे हो, पेट्रोल डीजल कोई भी निकाल रहे हो, तो उसमें जो मौजूद क्या चीजें होती हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यही हाइड्रोकार्बन्स में यही अपना जो है ईंधन फ्यूल में अपना मेन रोल प्ले करते हैं। देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में क्या चीजें कही जा रही हैं। ये हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है, बिल्कुल सही बात है। जो पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस होती है, इसमें हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही है, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करेंगे तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये बहुत बड़ी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। अगर इनकी हम बात करें तो इनमें जो कार्बन परमाणु है, वो एक हाइड्रोकार्बन जो बंद होते हैं उससे बंधे होते हैं, और एक ऐसा जो कार्बन यौगिक जिसमें पूरी तरह से हाइड्रोजन और जो हम बात करेंगे कार्बन, जो कार्बन है, वो एक दूसरे से सहसंयोजी बंध है, और सहसंयोजी बंध के द्वारा ये जो जुड़े रहेंगे और ये जो इससे मिलके बने होंगे, उनको जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हम उन्हें एल्केन्स के नाम से जानेंगे। अब मैं आपको अगर एल्केन्स के कुछ एग्जांपल बताऊं, तो एल्केन्स में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे एल्केन्स आ जाते हैं। कई बार जो यूपीपीसीएस है उसका फेवरेट पॉइंट है, ये भी है टॉपिक, ये भी है, वो कई बार पूछ लेगा कि जो नेचुरल गैस है उसका जो है मुख्य घटक क्या है, तो वहां पर आपको बताना है जो मीथेन है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको एलपीजी से जो है पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो एलपीजी होता है, सिलेंडर होता है, जो गैस होती है, उस एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन, प्रोपेन्स वगैरह, मीथेन्स वगैरह, ऐसे ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें, है ना। तो मुख्य घटक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये दोनों स्टेटमेंट हो जाएंगे हमारे सही, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और दो दोनों। नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए करा जाता है? आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो एल्केन्स तो जब आपको देखे, फिनॉल, एथिलीन, फ्लोरीन। तो देखो फ्लोरीन तो नहीं होगा हमारा, जो एथिलीन है हम इसको गैसियस हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है, गैसियस हार्मोन्स भी बोलते हैं हम इसको। इसका यूज हम क्या करेंगे, गैस की फॉर्म में आता है, जो हम एक रखेंगे कि देखिए आपने सुना होगा ना, जो कार्बेट रखते थे कच्चे फलों को पकाने, जैसे मान लीजिए केला है, केला पेड़ पे से आए रख के आपने जो थोड़े से ज्यादा टेम्परेचर हमने इनको रखा, और यहाँ पर जो एक पुड़िया वगैरह या फिर किसी भी रूप में हमने जो है एथिलीन है उसको रख दिया, और जब वो वायु के साथ संपर्क में आएगी थोड़ा सा, जब वो यहाँ से इवेपोरेट होगी या फिर जब वो वहां से गैस रिलीज होगी, तो वो फलों को पकने में सहायता करती है। तो एथिलीन है, एथिलीन को हम जो है ये फल को
पकने में जो है सहायता करती हैं, ठीक है। तो ये एक जो है प्राकृतिक पादप हार्मोन के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। और जो व्यावसायिक रूप पर हम देखेंगे कि इसका यूज जो है फलों को पकाने में किया जाता है, और इसका यूज एनेस्थेटिक के रूप में भी करा जाता है, ठीक है। एनेस्थेटिक यानी कि एनेस्थेसिया के तौर पर भी हम इसका थोड़ा बहुत यूज देख सकते हैं। बेसिकली इसका जो है फलों को पकाने में यूज कराया जा सकता है एथिलीन। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के लिए विलायक के रूप में कराया जाता है। पहले तो क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हिंदी वालों के लिए कंफ्यूजन होता है। विलायक, विलेय और विलयन, इन चीजों में, इन तीनों में आपको डिफरेंस याद होना चाहिए। एक बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन शायद बीपीएससी में पूछा गया था, मैं श्योर नहीं हूं, बट हाँ पीसीएस के किसी एग्जाम में ये आया था एक बार, ठीक है। कि ये एक बता दिया गया था कि एक चीनी है, पानी में चीनी घुली हुई है और कितनी है। तो अब पूछा था जो चीनी है वो चीनी विलयन है, विलेय है या विलायक है। तो भाई आपके लिए सबसे पहला काम तो ये आपको इन तीनों में अंतर जो है वो ढूंढना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है हमें वुड स्प्रिट के बारे में, ठीक है। तो वुड स्प्रिट को देख लेते हैं, वुड स्प्रिट के बारे में क्या क्या सीन कह रहा है, ठीक है। तो वुड स्प्रिट के बारे में बात करेंगे तो वुड स्प्रिट कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है, मिथाइल अल्कोहल जो होता है उसी को हम वुड स्प्रिट बोलते हैं। जब हम देखेंगे जो शराब होती है ना, वो जब जहरीली जो शराब होती है उसमें वुड स्प्रिट ही होता है। और इसी वुड स्प्रिट का जो हम बात करेंगे तो जो पेंट इंडस्ट्री है, इस वुड स्प्रिट का हम पेंट इंडस्ट्री के रूप में भी हम इसका यूज है देखते हैं, ठीक है। अब ये वुड स्प्रिट हमें मिलती कहां से? जब हम लकड़ी का भंजक आशवन करते हैं, लकड़ी के भंजक आशवन के द्वारा हम इस वुड स्प्रिट को प्राप्त करते हैं, इसीलिए हम जो है जिसको वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अब सिर्फ ये नहीं है कि इसका पेंट में ही इसका यूज होता हो। जो वुड स्प्रिट है हमारा, अगर इसके यूजेस की हम बात करेंगे तो पेंट के अलावा हमारे जो परफ्यूम्स हैं आप जो लोग लगाते हैं, और जो कलर्स हैं, रंजक हैं और दवाएं हैं, उनमें विलायक के तौर पर उनका जो है हम यूज करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पेट्रोल और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण के रूप में भी ऑटोमोबाइल में एक फ्यूल के तौर पर इसका हम जो यूज देखते हैं, तो ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आगे हम देखें तो देखो, अगर यहाँ पर वेंजाइल अल्कोहल ये दिया गया है, ये एक सुगंध सुगंध वेंजाइल अल्कोहल है ना, ये खुशबूदार जो है अल्कोहल होता है। और ये अगर इसकी बात करें तो ये एक रंगहीन तरल है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, जो एक अल्कोहल होता है। हल्की सी सुगंधित ये जो है होती है, ये जो अल्कोहल होती है, विषाक्तता होती है और कम वाष्प दाब के कारण विलायक के रूप में इसकी एक उपयोगी होती है। है ना, ठीक है। तो NaCl तो यहाँ पर बहुत फेमस है काफी। ग्लिसरॉल की हम बात करें तो इसे ग्लिसरीन भी कहा जाता है, और ये अगर बात करें तो रंगहीन, गंधहीन और चिपचिपा तरल होता है। और ये मीठे स्वाद वाला और जहरीला, मतलब विषहीन होता है, यानी कि जहरीला नहीं होता, ठीक है। ये जो है लिपिड्स, कुछ लिपिड्स होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने अपने इस क्वेश्चन के बारे में देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि इनमें से गलत कौन सा है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट हमें इनमें से दिए गए हैं, गलत हमें ढूंढना है। तो पॉलीथीन है वो एथिलीन का बहुलक है, बिल्कुल सही बात है। हम जो आप और जो हम लोग मार्केट से सामान लाने के लिए जिस पॉलीथीन का यूज करते हैं, वो एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है किसका? एथिलीन का। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन जो है, इसको टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही हमारा आंसर है। टेफ्लॉन की अगर आप ये लोग यूज करें, बात करें तो जो टेफ्लॉन होता है वो क्या होता है? टेफ्लॉन कुछ भी नहीं होता भाई। जो टेफ्लॉन होता है ना, वो एक सिंथेटिक फ्लोरोपॉलीमर होता है। और जो टेफ्लॉन होता है, इसका जो यूज करते हैं हम, जो बर्तन वगैरह बनाने में हम इसका यूज करते हैं, कि बर्तनों पर इसकी टेफ्लॉन है, उसकी परत जो है चढ़ाई जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हम बात करेंगे, ये जो केमिकली है, ये बहुत जो कम प्रतिक्रियाशील होता है और ऊष्मा प्रतिरोधी भी होता है, ठीक है। तो और इसका जो हम गलनांक की बात करेंगे तो गलनांक इसका बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो बर्तन होते हैं, बर्तनों में हम इसका यूज कर रहे थे। सही हो जाएगा हमारा ये। पीसी रबड़ क्लोरोप्रीन के पॉलीमराइजेशन के द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो रबर के बारे में बात करें, तो जो पॉलीक्लोरीन है उसको जो नियोप्रीन होता है ना, आपने नाम कई जगह सुना होगा, जो नियोप्रीन होता है उसी को हम बात करते हैं, जो नियोप्रीन होता है उसी को पॉलीक्लोरोप्रीन बोला जाता है, ठीक है। जो पीसी नाम यहाँ पर शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। हम इसको ये देख लेते हैं। तो जो पॉलीमराइजेशन, ये जो प्रोसेस होती है, इसी पॉलीमराइजेशन के द्वारा हम जो पीसी रबड़ है इसको हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर इसके नियोप्रीन के यूजेस की बात करें तो जो हम देखते हैं, पाइप्स देखते हैं, बेल्ट देखते हैं पहनने वाली, ये सारी चीजों में जो है जो ये इसका पॉलीमराइजेशन के द्वारा जो पीसी रबड़ प्राप्त होती है, इसका यूज करते हैं हम यहाँ, ठीक है। नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक है? नहीं भाई, प्राकृतिक नहीं है, ये ध्यान रखना है। प्राकृतिक बहुलक की बात कर रहा है। नियोप्रीन की अगर हम बात करें तो ये एक सिंथेटिक रबर का समूह, सिंथेटिक का मतलब ये हमारे द्वारा ही बनाया गया, ना कि नेचुरल है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, गलत ही हमसे पूछ रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबरिंग मिस हो गई है, माफी चाहता हूँ उसके लिए। आप अपने आप से क्वेश्चन ये इसको मान के चलेंगे। क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ब्लड प्रूफ सामग्री बनाई जाती है। अब जो भी ब्लड प्रूफ, चाहे फिर वो जैकेट है, चाहे वो गैडी है, मतलब कुछ भी है, गाड़ी वगैरह, जहां भी हम ब्लड प्रूफ जो प्रोडक्ट हैं जिनमें हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रूफ सामग्री किसके द्वारा बनाई जाएगी, तो केवलर बिल्कुल सही बात है। एक ब्रांडेड जो है, हम एक ब्रांड के तौर पर हम बात करते हैं। जो हम ब्लड प्रूफ जैकेट्स हैं, उन ब्लड प्रूफ जैकेट्स बनाने में जो केवलर नाम का प्रोडक्ट है, हम उसको यूज करते हैं, ठीक है।
अगर बात करें तो पैरा एरोमेटिक जो पॉलीएमाइड होता है उसमें जो सिंथेटिक फाइबर होता है, ये जो हम बात करेंगे ये होता है हमारा क्या, केवलर में, ठीक है। और ये इसमें मैंने बताया ना, कुछ नहीं बस एक बॉडी का एक कवच होता है, इसकी बात करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा लेक्सन। यहाँ बिल्कुल सही बात है, इसके द्वारा भी हम ब्लड प्रूफ सामग्री इसको बना सकते हैं। लेक्सन कुछ नहीं, एक पॉलीकार्बोनेट है अपने आप में, और ब्लड प्रूफ सामग्री बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। और जो ये ब्लड प्रतिरोधी जो ग्लास होते हैं वो पॉलीकार्बोनेट, थर्मोप्लास्टिक और लेमिनेटेड ग्लास की परतों का उपयोग करके इसको हम बनाते हैं। यानी कि जो आपने गाड़ियां देखी होंगी ना ब्लड प्रूफ जो गाड़ियां होती हैं, जो ब्लड प्रूफ ग्लासेस होते हैं बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ीज में, तो वहां पर हम लेक्सन का यूज देखते हैं। टेफ्लॉन तो मैंने आपको बताया बर्तन में होता है भाई, इसमें इतनी दम नहीं है कि ये जो है ब्लड का जो है घात है उसको झेल सके। टेफ्लॉन बर्तनों से संबंधित हो जाएगा, एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएंगे हमारे, ए इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे टीएनटी। तो टीएनटी की बात करेंगे तो भाई हम जानते हैं कि टीएनटी क्या है, ट्राई नाइट्रोटाइलुइन इसका पूरा नाम है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो टीएनटी है क्या है, स्नेहक है, अपमार्जक है, विस्फोटक है, एनेस्थेटिक है। तो जो टीएनटी है बहुत जबरदस्त का विस्फोटक होता है, बॉम्ब्स वगैरह बनाने में या फिर कहीं भी कोई भी किसी प्रकार का विस्फोट करने में टीएनटी का जो है यूज करा जाता है, ठीक है। और एक बहुत ठोस पदार्थ होता है, ये विस्फोटक होता है, पीले रंग का होता है ऑलमोस्ट ये। और जो हम बात करेंगे सेना के जो गोले बम और जो ग्रेनेड होते हैं उनमें जो है ये टीएनटी इसका यूज करा जाता है। औद्योगिक स्तर पर हम बात करें तो जो खदान वगैरह हैं उनको, या फिर गहरे कुएं उनको, वहां पर एक विस्फोट करने के लिए भी हम टीएनटी है उसका हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे। अगर हम बात करें, फिर से मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ से जो नेचुरल गैसेस वगैरह हैं उनके संबंध में हमसे पूछ लेता है। यहाँ पर भी वही चीज पूछी गई है कि जो एलपीजी है, जो हमारा लिक्विफाइड जो पाइप्ड गैस है, जो तरलीकृत पेट्रोलियम जो गैस है हमारी, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो ये किस चीज से निर्मित है। यहाँ पर सिंपल सी बात हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि यहाँ पर कई बार पूछ लेता है कि जो नेचुरल गैस है उसका जो मुख्य घटक है उसमें क्या होता है। तो नेचुरल गैस में कुछ नहीं है, नेचुरल गैस में मीथेन होता है। इसी प्रकार से हम जो सीएनजी है उसकी बात करेंगे तो वो भी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ही तो उसमें भी हमारा मीथेन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर एलपीजी में पूछ लेता है कि भाई एलपीजी का मुख्य घटक क्या होगा। तो प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों जो है जो है ये ध्यान रखेंगे आपको, एलपीजी जो सिलेंडर में वो चीज मिलाई जाती है, जो प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों चीज एलपीजी का मुख्य घटक होती है। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, जो हमारा रसोई का जो गैस सिलेंडर होता है उसमें एलपीजी में यही वो एलपीजी सिलेंडर ही होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं इसमें। लेकिन अब उसमें जो रिसाव है, उस जो लीकेज है, उस लीकेज का पता लगाने के लिए इस सिलेंडर में हम एक गैस और डालते हैं जो स्मेल आती है, जिससे हम पता लगाते हैं कि गैस लीक हो रही है। उस गैस का नाम क्या है वो भी कई बार पूछा जाता है। तो मरकेप्टन नाम की जो गैस है वो इसमें मिलाई जाती है, ताकि जब भी ये गैस रिलीज हो सिलेंडर में से, मरकेप्टन गैस की जो सुगंध है हमें आ जाए, हम पता लगा लें कि भाई हमारा जो सिलेंडर है वो लीक कर रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं कराया जाता। सिंपल सी बात है, खाद्य परिरक्षक हम उनको बोलते हैं भाई जो हमारे जो खाने की सामग्री है उसकी लाइफ को बढ़ा दें। अब उसकी लाइफ कैसे बढ़ा दें, यानी कि उनमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन जैविक क्रियाओं की जो दर होती है, जो रेट होती है, उस दर को घटा के वो उसको ज्यादा लॉन्ग लाइफ उसको दे देते हैं। और यहाँ पर हमें उनसे पूछ रहा है कि इनमें से तीन है वो तो खाद्य परिरक्षक हैं, लेकिन जो एक है वो खाद्य परिरक्षक नहीं है। तो इनमें से कौन सा खाद्य परिरक्षक नहीं है। तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये भी खाद्य परिरक्षक है। बेंजोएट तो बेकरी में इसका यूज होगा, मैंने आपको बताया। एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन सी वाले जो चीजें मिलेंगी आपको। फॉर्मिक एसिड नहीं, देखो एस्कॉर्बिक एसिड भी होगा लेकिन फॉर्मिक एसिड नहीं। कई बार एसिड्स में से ये पूछा जाता है कि कौन से एसिड का स्रोत कौन सा रहेगा, ठीक है। तो जो फॉर्मिक एसिड है ना, फॉर्मिक एसिड मिलेगा आपको जब चींटी या फिर जो है बिच्छू है, जब वो डंक मारता है ना, जब वो काटता है, तो जो हमें जलन पैदा होती है वो इसी फॉर्मिक एसिड के कारण होती है। तो वहां से ये हमें मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड का, तो जहां हमारी विटामिन सी वाली जो चीजें होती हैं वहां पर हमको जो है एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, ठीक है। तो ये चीज देख ली, राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखो भाई, महासागरीय लवणता यानी कि जो खारापन है हमारे महासागर के पानी में, उसके संबंध में हमसे जो है सही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वो सही क्वेश्चन हम देख लेंगे क्या चीज बोली जा रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर महासागरीय लवणता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। चलो, गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही बात है। एक इसी से संबंध में हम देखते हैं आगे हेलोक्लाइन, ठीक है। जहां पर जो है लवणता में हेलोक्लाइन जो है, वहां पर लवणता में बहुत ज्यादा तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, उसको बोलते हैं हेलोक्लाइन। देखो सिंपल सी बात मानेंगे, मान लीजिए ये हमारा सी सरफेस है, ऊपर ऊपर पानी ऐसे करके बह रहा है, और डीप डाउन में यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है सी के अंदर। तो जब मान लीजिए आप डुबकी लगाते हैं अंदर, जो है समुद्र है, इसकी सतह से आप अंदर की ओर जाते हैं, तो गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से जो है लवणता वृद्धि होती जाएगी। एक स्तर तक ये वृद्धि होगी और फिर से आगे हम जाने पर देखेंगे फिर से जो लवणता है वो घटने लगेगी। लेकिन यहाँ पर ऊपर की पूछ रहा है, तो ऊपर जो है लवणता में वृद्धि होगी नीचे आने पर, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। दूसरा,
वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो नहीं भाई, विपरीत रूप से नहीं, बल्कि जितनी ज्यादा जो है लवणता होगी, और मतलब जितनी ज्यादा वाष्पन होगा, एवापोरेशन होगा, उतनी ज्यादा लवणता बढ़ेगी। जैसे कि आपने जहां देखा होगा, जहां भी टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, जहां तापमान अधिक होगा, वहां वाष्पीकरण ज्यादा होगा। आपने देखा होगा ना, जहां टेम्परेचर होगा, जहां वाष्पीकरण होगा, उन्हीं जगहों पर हम जो नमक बनाते हैं। तो नमक कैसे बनता है? वाष्पीकरण के द्वारा ही तो बना होता है। मान लीजिए क्या हुआ, एक क्यारी ली, उसमें पानी को घेरा, समुद्री जो पानी है उसको घेरा यहाँ पर, और उसको बंद कर दिया। अब क्या है, वाष्पीकरण के द्वारा ये पानी नमक यहाँ पर रह जाएगा। इस नमक को प्योरीफाई करके हम बाहर निकाल लेंगे। तो जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा, उतना ज्यादा लवणता बढ़ेगी, उतनी ज्यादा लवणता होगी वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा। तो ये यहाँ पर विपरीत पूछ रहा है, विपरीत नहीं, सीधा संबंध होगा। तो दूसरा हो जाएगा हमारा गलत, सही पूछ रहा है तो केवल एक हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्न में से किस समिति के सुझाव पर करा गया था? देखो, जब हम संसदीय समितियों की हम बात करेंगे भाई, तो तीन प्रकार की हमें संसदीय समिति जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। एक तो हम सिंपल सी बातें देखें, अगर संसदीय समितियों की हम बात करेंगे, तो समिति हम जो है दो प्रकार की देखते हैं। एक तो स्थायी कमेटी, एक तदर्थ समिति। स्थायी तो होती है, परमानेंट रहती हैं, और एडहॉक कमिटीज वो होती हैं जो जिस उद्देश्य के लिए बनाई जाती है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के बाद जिनको समाप्त कर दिया जाता है। अब जब तीन प्रकार की हम समिति देख रहे होंगे, एक तो हमारी लोक लेखा समिति होती है, यानी कि पब्लिक अकाउंट समिति होती है। एक हम देखते हैं हमारी जो एस्टिमेटेड कमेटी होती है, जो कि एस्टिमेट्स के बारे में बताती है, और जो खर्चों की मितव्ययता के बारे में बता रही है, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं प्राक्कलन कमेटी, ठीक है, एस्टिमेटेड कमेटी। तीसरी बोलते हैं हम पब्लिक एंटरप्राइजेस वाली कमेटी, यानी कि सार्वजनिक उद्यम की, जो सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित जो अपनी ऑडिटिंग वगैरह करती है, उस कमेटी को बोलते हैं हम सार्वजनिक उद्यम समिति। तो यहाँ पर सिंपल सा ये पूछा जा रहा है कि जो सार्वजनिक उद्यम वाली कमेटी थी, इसकी जो है स्थापना करी गई थी किसके जो है, तो कृष्ण मेनन जो कमेटी होती है, इसकी सिफारिश पर ये सार्वजनिक उद्यम समिति है, इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये एक स्थायी टाइप की जो समितियां मैंने बताई थी, वो स्थायी समिति है, और इसकी जो गठन है 1964 में इसका गठन होता है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे याद होने चाहिए। जितने फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कृष्ण मेनन समिति जो थी, इस समिति की सिफारिश पर ही इस सार्वजनिक उद्यम समिति का जो है गठन होता है, ठीक है। और अगर मैं इसके सदस्यों की बताऊं आप में, तो इसमें टोटल जो सदस्य हैं वो होते हैं टोटल 15 सदस्य, ठीक है। अगर सॉरी, जो इसमें टोटल सदस्यों की बात करेंगे, अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो 15 नहीं, इसमें बल्कि 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों की बात करेंगे तो 15 सदस्य हम जो है इसमें से बात करें, तो 15 सदस्य होंगे इसमें से हमारे लोकसभा से, और जो 7 सदस्य होंगे वो होंगे इसमें हमारे राज्यसभा से। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर इस सदस्य जो समिति है, इसके सदस्यों के चुनाव की बात करें, तो प्रत्येक वर्ष अपने ही सदस्यों में से इनका जो है निर्वाचन इन सारे सदस्यों का होता है, जो कि इस सारी कमेटी में मिलते हैं, ठीक है। और ये इनका जो जितने भी सदस्य हैं इस समिति में, उनका कार्यकाल की बात करें तो 1 साल इन सबका कार्यकाल होता है, ठीक है। और जो कोई भी मंत्री या मिनिस्टर पद पर जो कोई व्यक्ति है, उसको इस जो कमेटी है इसका सदस्य नहीं बनाया जाता, ये ध्यान रखेंगे। अब ये सार्वजनिक कमेटी जो कमेटी है, ये करती क्या है, तो भाई जितने भी सार्वजनिक उद्यम होते हैं, उनकी रिपोर्ट और वित्तीय विवरण है, उनकी जांच करती है ये। और जो सीएजी की जो रिपोर्ट आती है सार्वजनिक उद्यमों पर, उस रिपोर्ट की भी ये जांच करती है, ठीक है। और ये मतलब सारी उन चीजों के बारे में बताती है अपनी। और इस तरह से हमने ये बहुत जबरदस्त तरीके से देख लिया सारी चीजें खोद खोद के, कि भाई ये कमेटी क्या थी, किससे रिलेटेड ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? राज्यसभा की शक्तियां, दो शक्तियां तो मैं आपको बता ही चुका था आर्टिकल 249 और 312 के संबंध में, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसके बारे में और भी जो है शक्तियां दी गई हैं, देख लेते हैं भाई। इनमें से राज्यसभा की शक्तियों के बारे में कौन सा सही होगा, ठीक है। पहला, संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देना। वही मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा को यह अधिकार है कि वो संसद को भी ये अधिकार दे सकती है कि राज्य के विषय पर आप कोई कानून बनाए। तो पहला हो जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा, धन विधेयक में संशोधित प्रस्तावित करना। ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर संशोधन प्रस्तावित करने की बात कर रहा है, तो भाई सीधी सी बात है, धन विधेयक जब इनके पास जाता है तो इनको प्रस्तावित करने का अधिकार तो है। अब जरूरी नहीं है लोकसभा इस प्रस्ताव को मान ले कि ना मान ले, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ज्यादातर लोग इसको गलत करके आ जाएंगे और क्वेश्चन उनका गलत हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वो प्रस्ताव भले ही दे सकते हैं संशोधन का, अब ये जरूरी नहीं है कि ये प्रस्ताव इनका माना ही जाए लोकसभा में, ठीक है। और वो 14 दिन वाला वो भी आपको मानेंगे, धन विधेयक के मामले में सिर्फ 14 दिन का इनके पास अधिकार होता है, ठीक है। तो ये जो दूसरा है, दूसरा भी हमारा हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, प्रस्तावित कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है वो माने या ना माने लोकसभा। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति की घोषणा करनी। समाप्ति की घोषणा में इनको कोई अधिकार नहीं होता, लोकसभा के द्वारा ही उसकी जो है स्वीकृति दी जा सकती है। तो तीसरा हमारा नहीं होगा। चौथा, उपराष्ट्रपति को पदच्युत नहीं करना, संकल्प पारित करना। बिल्कुल सही बात है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। यानी कि पदेन का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति होगा, वो स्वतः ही जो है राज्यसभा का जो है जो पदेन सभापति हो जाएगा, जो भी उपराष्ट्रपति व्यक्ति होगा। अब इनका चुनाव तो अपने आप ही हो जाता है, कोई ऐसा चुनाव नहीं होता, जो भी उपराष्ट्रपति के तौर पर इनका चुनाव होता है और ये ऐसे करके आ जाते हैं। अगर इनकी रिमूवल की बात करें तो इनका रिमूवल के लिए कोई विशेष कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं बताई गई है।
जैसी कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताई गई है। ठीक है, तो महाभियोग नहीं है, बस राज्यसभा के बहुमत के द्वारा ही इनको जो है रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा, चौथा भी सही हो जाएगा, 1 2 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का जो है उपबंध कराया गया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है ये, जब हम धन विधेयक की बात कर रहे होंगे। तो धन विधेयक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आर्टिकल 110 है वो धन विधेयक का है। वो धन विधेयक को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है परिभाषित करता है। 111 में हम देखेंगे कि जब राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचता है तो क्या क्या उनके पास ऑप्शन होते हैं, उस बारे में। धन विधेयक को हम थोड़ा सा डिटेल से हम प्रस्तुत करने की बात करेंगे। तो धन विधेयक की अगर हम बात करें तो ये 4 श्रेणियों जो होती है ना विधेयकों की, उन 4 श्रेणियों में से एक है। अब जो कोई विधेयक है उसकी 4 श्रेणी की हम बात करें, भाई 4 श्रेणी कौन कौन सी होंगी? तो एक तो के मामले में, ठीक है, एक जो वित्तीय विषय जो होते हैं, एक जो विधेयक होता है उसके जो 4 श्रेणी होते हैं उनमें से इसका संबंध होता है। जो कोई टैक्स है, कोई लोक व्यय है, उस मामले यानी कि पैसे से संबंधित सारी बातचीत इसमें करी जाएगी। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे आर्टिकल 109 की बात करें तो भाई जो धन विधेयक है ना उसकी परिभाषा तो 110 में दी गई है, लेकिन जो धन विधेयक के बारे में एक विशेष प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का उल्लेख जो मिलेगा हमें आर्टिकल 109 में मिलेगा। आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। प्रक्रिया में क्या होता है भाई? प्रक्रिया में सिंपल सी बात है, जो धन विधेयक है इसको केवल और केवल जो है लोकसभा में ही पेश करा जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर पेश करा जा सकता है। तीसरा, जो राज्यसभा है उसके पास बहुत कम अधिकार होते हैं, 14 दिन का अधिकार होता है राज्यसभा के पास। तो ये जो विशेष अधिकार है इसके बारे में आर्टिकल 109 में दिया गया है। 111 मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक पहुंचता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, इस बारे में आर्टिकल 111 में सारी चीजें दी गई होती हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बचा हुआ हमारा 114 की बात करें तो भाई आर्टिकल 114 है जो विनियोग विधेयक का प्रावधान करता है। यानी कि विनियोग का मतलब ये है, सरकार को अगर कोई खर्चा करना है, उसके लिए अगर पैसे की जरूरत है तो वो विनियोग विधेयक उसको हम बोलते हैं। उसको जो है वित्तीय वर्ष के दौरान जब हम बजट पारित करते हैं तो उस टाइम पर हम देखते हैं गवर्नमेंट के द्वारा विनियोग विधेयक पारित कराया जाता है, और उसी विनियोग विधेयक के द्वारा गवर्नमेंट जो है संचित निधि वगैरह हमसे अपना पैसा निकालती है। ठीक है, तो सारे जो आर्टिकल है हमने इनको यहाँ पर देख लिया। धन विधेयक यहाँ पर था बी, इससे संबंधित। तो इस तरह हम डिटेल में यहाँ पर सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ये सीरीज होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं, है ना, कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई कौन कौन से मौलिक कर्तव्य इनमें से होंगे। ठीक, चलिए। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परीक्षण देखो, मूल कर्तव्य है उनको तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में आपको बहुत कुछ बता चुका हूं। तो ये वाला पहला मूल कर्तव्य सामाजिक संस्कृति वाला ये हो जाएगा। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना, बिल्कुल सही बात है। ये क्लियरली लिखा हुआ है हमारे मूल कर्तव्यों में कि जो भी हम ऐसी सामाजिक परंपराएं, रूढ़ियां, प्रथाएं जो भी अपना रहे हैं जो कि हमारी महिलाओं के संबंध के सम्मान के विरुद्ध हैं, हमें उनको छोड़ देना चाहिए, उन प्रथाओं को त्याग देना चाहिए। ये सिंपल सी बात हमारे मौलिक कर्तव्यों में बोली गई, ये भी सही है हमारा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, नहीं, ये आ जाएगा हमारा आर्टिकल 49 में। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा डीपीएसपी का पार्ट है, ना कि हमारे मूल कर्तव्यों का। जबकि हमारे मूल कर्तव्य कहां से स्टार्ट होते हैं? मूल कर्तव्य होते हैं 51 का से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 49 का। और ये बहुत ज्यादा मूल कर्तव्य में आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला जाता है कि कहीं बंदा ऐसे कंफ्यूज ना हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारा मूल कर्तव्य का ऐसा नहीं होगा। दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि, ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी हमारा आ जाएगा कहाँ? डीपीएसपी में आ जाएगा हमारा। तो मूल कर्तव्य आ जाएगा 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो 1 और 2 की हम बात करेंगे तो पहले ही ऑप्शन में हमारा 1 और 2 हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे। 31वां क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पर हमें कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, यहाँ पर हमें कुछ उपबंध दिए गए हैं, इनमें से कितने सही हैं हमें उस बारे में बताना है। ठीक है, तो देखो भाई आर्टिकल 129 की बात करें तो आर्टिकल 129 में देखो, आर्टिकल 124 में तो हम बताता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, 124 ये बताता है। वहीं आर्टिकल 129 ये बताता है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अब ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, अभिलेख न्यायालय का मतलब सिंपल सा बस इतना होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यवाहियां हैं उनके रिकॉर्ड्स जो है रखे जाएंगे। ठीक है, कि कार्यवाही कैसे हो रही है, और जो भी इसके फैसले होंगे वो जितने भी निम्नतर जो जुडिशियरी है उनके लिए एक साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। पहला तो मतलब होता है ये अभिलेख न्यायालय का। दूसरा अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति इसका कंटेम्प्ट करता है तो उसको दंड देने की शक्ति होती है। आप देखते हैं ना कि अवमानना जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक सिविल और एक आपराधिक। ठीक है, तो अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है, ये चीज बोली गई है 129 में। ठीक है, अगला अगला हम अगर देखें आर्टिकल जो 124 बताया मैंने, 129 बताया। 131 की हम बात करें तो ये 131 बताता है हमारा सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता के बारे में। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता है वो सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका सिंपल सा मामला ये है, यानी कि ऐसे कौन कौन से मामले होंगे, ऐसे कौन कौन से केस होंगे जो जिनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट से होगी, उसको बोलेंगे हम आरंभिक अधिकारिता। यानी कि जो मामले सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आरंभ होंगे उनको बोलेंगे आरंभिक अधिकारिता। ये कौन कौन से मामले होंगे?
ये मामले होंगे फेडरल मामले ज्यादातर, ठीक है। यानी कि कैसे मामले, यानी कि मान लीजिए एक राज्य है यूपी और एक राज्य उसका पड़ोसी एमपी, अगर इन दोनों राज्यों में किसी संबंध में विवाद हो गया तो ये विवाद जाएगा हमारा, क्योंकि फेडरल विवाद है तो ये जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उसी प्रकार हम बात करेंगे कि मान लीजिए एक तरफ है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ है वेस्ट बंगाल, इनमें कोई विवाद हो गया, ठीक है। ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे दिल्ली भी है ना, तो दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट में विवाद होता रहता है, तो ये भी फेडरल मामले हो जाएंगे। ये मामला भी जाएगा जो है सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले की सुनवाई होगी, ठीक है। तो यानी कि केंद्र राज्य या फिर दो राज्य एक साइड है, एक राज्य एक साइड है, एक राज्य एक साइड है, एक राज्य एक साइड है, तो ऐसे मामले जिनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है उनको बोलेंगे आरंभिक अधिकारिता। ये हमारे आर्टिकल 131 में दी गई है, ठीक है। चलो 136 की हम बात करें तो भाई आर्टिकल 136 में जो बताया गया वो है कि अपील के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी विशेष अनुमति की आवश्यकता, ठीक है। जबकि हम सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि का प्रावधान की करें तो वो 138 में दिया गया है, ठीक है। तो जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अधिकारिता में वृद्धि नहीं है, बल्कि उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि नहीं, उच्चतम न्यायालय में जो अधिकारिता में वृद्धि आर्टिकल 138 में होगी। और 136 की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की जो विशेष अनुमति होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए जो एक विशेष अनुमति की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा हमारा तीसरा। चौथे की हम बात करेंगे तो ये चौथा जो है यहाँ पर कह रहा है पुनरावलोकन की शक्ति। तो देखो भाई न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो आर्टिकल 39 के, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ये अगर हम बात करें जो पुनरावलोकन की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट को, वो पुनरावलोकन की शक्ति मिलेगी आर्टिकल 137 के थ्रू। यानी कि पुनरावलोकन का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का कोई भी गवर्नमेंट का या फिर अपना ही कोई फैसला है, अपना ही कोई फैसला है, तो अपने जो है हम बात करें तो जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के आदेश हुए या फिर किसी भी कोर्ट के आदेश हुए, चाहे अपना ही कोई आदेश क्यों ना हुआ, उसको दोबारा सोचने समझने और उसको दोबारा रिव्यू करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 137 के थ्रू आती है। 139 के थ्रू क्या आएगा, 139 में आएगा जो हमारा रिट जारी करने की जो कुछ शक्तियां प्रदान होंगी सुप्रीम कोर्ट्स की, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ये संबंधित, इस सारे संबंधित हमने सारी चीजें देख ली। सही पूछ रहा था, एक और दो सही हो जाएगा तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित नहीं किया गया था? किया गया था ये नहीं पूछ रहा है, नहीं किया गया था इस संबंध में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो भाई हमारा जो भारतीय संविधान है उसके संशोधन की बात बताऊं मैं आपको, वही 368 के थ्रू, ठीक है। तो ये जो 42वां संविधान संशोधन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संशोधन हुए थे, इसीलिए इसके बारे में ये ध्यान रखना है कि ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान संशोधनों में से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कह के बुलाते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह के बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा जो है संशोधन करे गए थे उस टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे कौन कौन सा इनमें 42वें में द्वारा नहीं हुआ था। देखो समान न्याय एवं निःशुल्क सहायता की विधिक सहायता 39 में हम देखेंगे, 39 ए में हम देख रहे होंगे, तो ये इसके द्वारा ऐड करा गया था। पर्यावरण का संरक्षण का संवर्धन 48 का के हम थ्रू देखेंगे तो बिल्कुल हम सही बात है, ये भी इसके द्वारा जो है ऐड करा गया था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें अगला उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, तो बिल्कुल इसको भी हम बात करेंगे, इसको भी हमने ऐड करा गया था जो है हमारा उद्योगों के प्रबंधन में आर्टिकल 43 ए है, ठीक है। ये इसको भी हमने ऐड करा था, ठीक है। और यहाँ पर और अगर हम लास्ट की बात करें तो आय की असमानता को कम करना नहीं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो आय की असमानता है इस संबंध में कुछ भी ऐसा कोई बात नहीं बोली गई थी कि आय की जो असमानता है इसको कम करा जाएगा। गलत ही पूछ रहा है हमसे, तो गलत डी हमारा यही हो जाएगा, यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जो 42वां संविधान संशोधन है, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रस्तावना, ऐसा कुछ भी नहीं बचा था ऑलमोस्ट जो इसमें कवर ना करा गया हो। कुछ ना कुछ जो परिवर्तन है सबसे रिलेटेड करे गए थे, इसीलिए जो है इसको हम देखते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जान रहे होते हैं। अगला हम देखेंगे 33वां क्वेश्चन, उद्देशिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर हमें विचार करना है। 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। प्रियम्बल के संदर्भ में भाई हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई जो है प्रियम्बल है, प्रियम्बल के संदर्भ में क्या क्या चीजें बोली जा रही हैं। चलो प्रेमबल के संदर्भ में देखें तो यह विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा सही। दूसरा, बेरुवारी बाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारा, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम बात करेंगे जो हमारी जो उद्देशिका है क्या है, ये कुछ नहीं है, सिंपल सा बस हमारा जो पूरा संविधान है उसका एक परिचय पत्र है, उसका एक हमें देखेंगे उसकी एक दर्शन इसमें दिखाई देता है, एक समरी है हमारे पूरे संविधान की। प्रस्तावना के संबंध में आपको बताऊं तो इसके जो वर्ड आते हैं, जो इसके जो कीवर्ड्स आते हैं कि जैसे संप्रदाय, गणराज्य, समाजवादी, इनका क्रम आपको जरूर याद होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, इसके बाद उनके इस द्वारा स्टेटमेंट दिए गए हैं कि मुंशी जी ने क्या कहा, पालकी वाला ने क्या कहा, किस किस व्यक्ति ने क्या कहा, ये सारे स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो प्रियम्बल है ना, इस प्रियम्बल के संबंध में हम कुछ जो है हम देखेंगे हमें कुछ विवाद दिखाई देते हैं।
बेरूबारी जो हमारा केस आता है ना, बेरूबारी केस की हम अगर बात करें, तो बेरूबारी जो केस आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट के सामने 1960 में। 1960 में बेरूबारी केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो हमारी भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, ये हमारे जो भारतीय संविधान में उसका भाग नहीं है। अब भाग नहीं है तो हम इसमें जो है संविधान संशोधन भी नहीं कर सकते, ये चीज बोली सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन लेटर ऑन हमने ये बात बोली, जब हम देखेंगे 1973 का हमारा जो आता है कौन सा माइलस्टोन केस, कौन सा आता है, केशवानंद भारती जो केस आता है। इस केस में वही केस है जिसमें मूल संरचना दी गई थी, आधारभूत संरचना की बात करी गई थी। इसी केस में हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है हमारा ये जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारतीय संविधान का भाग मान लिया जाता है। और ये बोला जाता है कि अगर प्रियम्बल भारतीय संविधान का हिस्सा है तो आप इसका संशोधन भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ये चीज दूसरा है हमारा, ये भी सही हो जाएगा। गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया, नहीं, संशोधन योग्य गोलकनाथ तो जो है मूल अधिकारों से संबंधित हो जाएगा। संशोधन योग्य वो माना था, मैंने आपको बताया अभी, ये जो है था केशवानंद भारती हुआ था। एक और दो राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने बताया था ना, आर्टिकल 368 के जो तहत नहीं आएंगे उनके बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से इसमें आर्टिकल जो है ये इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। देखो सिंपल सी बात है, क्या है सिंपल सी बात के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ऐसे कौन कौन से मामले होंगे जो इसमें नहीं है। सिंपल सी बात है भाई, जो मैंने आपको बताया कि जो विशेष बहुमत द्वारा, और एक टाइप होता है जो 368 में ही विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत। तो यहाँ पर पूछ रहा है कौन कौन से जो है संशोधन बहुमत जो है साधारण बहुमत द्वारा करे जा सकते हैं। तो देखो नागरिकता संबंधी जितने भी संशोधन होंगे उनमें कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत के द्वारा ही करा जा सकता है, तो पहला तो शामिल हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, नहीं ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। तो ये ऑल इंडिया लेवल पर, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर तो ये संघीय शक्तियों का मामला हो गया, यानी कि इसमें राज्य भी इन्वॉल्व होंगे। तो जो राज्य और जो केंद्र मामले होंगे, जो संघीय मामले होंगे, उनमें विशेष जो बहुमत है उनकी जरूरत पड़ेगी। इवन विशेष के बाद भी आधे राज्यों की अनुमति की और जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो है ये हमारा जो है ये इसके थ्रू नहीं हो सकता, इसके लिए विशेष बहुमत और की आवश्यकता पड़ेगी। विधान परिषद का गठन, बिल्कुल सही बात है, विधान परिषद का गठन है, ये भी साधारण बहुमत के द्वारा हो जाएगा। विधान परिषद के बारे में बात करें तो आर्टिकल 169 के थ्रू हम देखते हैं कि जो संसद है उस संसद को राज्यों की विधान परिषद के गठन की और उसकी समाप्ति की जो है शक्ति दी गई है। ठीक है, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, भाई राज्यों का मामला है, संघीय मामले हैं, ऐसे कैसे साधारण संसद जो है उससे कम कर देंगे हम। ठीक है, तो संघीय मामले, इसके लिए विशेष और आधे राज्यों की आवश्यकता पड़ेगी, ये भी शामिल नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3। ठीक है, ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव प्रस्तुत करा। देखो भाई, पंचायती राज से संबंधित जितनी भी समितियां हैं ना, उन सारी समितियों के संबंध में पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी समिति ने द्विस्तरीय की बात करी है, कौन सी समिति ने त्रिस्तरीय की बात करी है। ये फेवरेट टॉपिक है किसी भी पीसीएस एग्जाम का। दूसरी बात, एक तो स्तरों की बात करनी है आपको कि द्विस्तरीय की बात करी गई थी या फिर त्रिस्तरीय की बात की गई। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो जितनी भी संवैधानिक ये जो पंचायती राज की जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं का कालक्रम पूछता है कि भाई इनको सजाइए। ये सारी समितियों के नाम दे देगा आपको, अब इनका कालक्रम पूछ लेगा आपको, सबसे पहले कौन सी है, सबसे बाद में कौन सी है। एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, बस ट्रिक याद कर लेनी है, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ट्रिक है बैग लो प्रधान। ठीक है, तो इससे आप याद कर लेंगे, यानी कि बी स्टैंड्स फॉर बलवंत राय मेहता, ए अशोक मेहता, उसके बाद जी की अगर हम बात करेंगे तो जीवी के राव समिति, उसके बाद एल की बात करेंगे तो एल एम सिंघवी समिति, और पी की हम बात करेंगे तो पी के थोंगन समिति। ये इन समितियों के गठन होने का जो है कालक्रम था। यानी कि बैग लो प्रधान, यानी कि जब कोई प्रधान पंचायतों में नवनियुक्त होगा तो बैग ग्रहण करने जाएगा, औपचारिक रूप से जो बस्ता ग्रहण होता है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहाँ पर पूछा जा रहा है जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात करी गई थी, जो किसके द्वारा ये बात, कौन सी कमेटी के द्वारा बात करी गई थी। तो जो एलएम सिंघवी समिति थी ना, इस जो एलएम सिंघवी समिति है, इसने बोला था कि जो पंचायती राज जो समितियां होंगी उनमें से पंचायती राज जो संस्था है इनको संवैधानिक स्थिति है, ये इनको घोषणा करी जाए। ठीक है, तो जो अब अगर हम देखो, अगर हम जो स्थानीय सुशासन है इसको संवैधानिकता की बात करें तो मूल शासन में, मूल जो संविधान है उसमें ये व्यवस्था नहीं थी। हम देखेंगे 73वें जो संविधान संशोधन है कब होता है हमारा, 1992 में। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पंचायती जो राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा प्रावधान जो है प्रावधान किया गया था। उसी तरह हम 74वें संविधान संशोधन की बात करेंगे 1992 में ही, तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं इनको संवैधानिक दर्जा हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये एलएम संघवी समिति इससे रिलेटेड हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर कुछ संविधान संशोधन दिए गए हैं, यहाँ पर इनमें से उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, अगर इनके मामले आप देखें तो इनमें से पूछ रहा है इनमें से कौन सा एक गलत है। ठीक है, और वो जो गलत है, गलत कौन सा है, वो गलत ही हमको पकड़ के ढूंढना है, वो गलत ही हमको देखना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
21वां संविधान संशोधन यहाँ पर दे रखा है, संविधान संशोधन मणिपुरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल, तो ये पहला ही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम अगर बात करें तो 21वां जो संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा जो 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल करी जाती है वो होती है सिंधी, ना कि मणिपुरी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सिंधी भाषा जो है 21वें के द्वारा जो है शामिल करी जाती है। जबकि हम बात करेंगे जो मणिपुरी भाषा है तो KMN के साथ मणिपुरी भाषा को शामिल करा गया था, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली ये भाषाएं हैं, इन भाषाओं को जो है अगर हम शामिल करने की बात करें तो 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको ऐड करा गया था, ना कि 21वें द्वारा। तो ये पहला ही हमारा गलत हो जाएगा, ये पहला ही सही राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संशोधन, संसद को संविधान के किसी भाग में संशोधन की शक्ति प्राप्त हो गई थी इसके द्वारा, बिल्कुल सही बात है। और जो 24वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा जो है राष्ट्रपति की जो वीटो पावर थी किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम पर वो समाप्त कर दी गई थी, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, तो ये सही हो जाएगा। 70वां संविधान संशोधन, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्यों को शामिल करा गया था वो इसके प्रावधान थे, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। लास्ट में 97वां देखेंगे, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो भाग 9 का खा है इसको जोड़ा गया। 9 खा में क्या था, जो सहकारी समितियां हैं उन समितियों को ऐड करा गया था, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान करा गया था। सारे सही हो जाएंगे, ये पहला ही हमारा गलत था, ये हमने देख लिया डिटेल में। नेक्स्ट कुछ करंट के क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चंस को हम अगर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा देखना चाहेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है इसके अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामलों में शीर्ष पर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जगह जगह पर ये सर्कुलेट हो रहा है, तो ध्यान रखना है। जो नीति आयोग द्वारा MPI है, यानी कि मल्टीपल पॉवर्टी जो इंडेक्स है, ये जो 2023 का इंडेक्स है, ध्यान रखना है नीति आयोग के द्वारा इसको जारी करा गया है। और इसमें जिस राज्य ने सबसे ज्यादा जो है गरीबी को कम करा है वो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है गरीबी जो है गरीबी को MPI जो है यानी कि मल्टीपल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, सबसे ज्यादा जो गरीबी कम करी गई है उत्तर प्रदेश में गरीबी करी गई है कम सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद बिहार का नंबर है दूसरे स्थान पर, आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RBI के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले निम्न मौद्रिक उपकरणों में से कौन से परिणात्मक उपकरणों में शामिल है। देखिए भाई, यहाँ पर पूछा जा रहा है मौद्रिक उपकरणों के बारे में। तो RBI जो तरलता है, जो लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो हमारा इकोनॉमी होती है उसमें दो प्रकार के जो है टूल्स अपनाए जाते हैं। उनमें से एक है परिमाणात्मक, एक होते हैं मात्रात्मक, ठीक है। ऐसे दो प्रकार की जो हम बात करेंगे, जो दो प्रकार के जो टूल्स होते हैं, ठीक है, RBI के पास, जो परिमाणात्मक और गुणात्मक जो होते हैं। परिमाणात्मक और अरे यार परिमाणात्मक और गुणात्मक दो तरह के जो टूल्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा था कि जो परिमाणात्मक होते हैं इनमें से कौन कौन से टूल जो है हमारे इसमें शामिल होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हमें यहाँ पर कौन कौन से जो टूल होंगे इनमें शामिल होंगे। तो अगर बात करें तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है नकद कोष अनुपात, यानी कि CRR, कैश रिजर्व रेशियो, बिल्कुल ये इसमें शामिल होगा परिमाणात्मक। ये होता क्या, मैं आपको इसको बता भी दूं CRR क्या होता है। CRR कुछ नहीं होता, एक जो है हमारा जो एक कोई वाणिज्यिक बैंक है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, उसको एक निश्चित परसेंटेज उसके लिए फिक्स कर दिया जाता है कि भाई इतना जो निश्चित परसेंटेज है वो आपको RBI के पास अपना जो है रिजर्व रखना है, उसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशियो। ये RBI के पास रखना है आपको, सो दैट आपको जो इमरजेंसी कोई भी कंडीशन है, आप अपने जो आपको जो झटके मिलेंगे उनमें आप उनको सर्वाइव कर सकें। तो ये हमारा इसमें जो है शामिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा है हमारे यहाँ पर बैंक रेट, यानी कि सिंपल सी बात है यार, यानी कि RBI जिन रेट्स पर बैंकों को लोन देता है उनको बोलते हैं बैंक रेट। तो ये भी हमारा परिमाणात्मक में आ जाएगा। नैतिक दबाव नहीं, नैतिक दबाव इसके अंतर्गत नहीं आएगा, नैतिक दबाव आ जाएगा हमारे गुणात्मक परिवर्तनों में, ठीक है, तो ये नहीं आएगा, ठीक। खुले बाजार की क्रिया, बिल्कुल ये भी हमारा परिणात्मक में आएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या है, OMO जो हम बोलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में कुछ नहीं होता, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, GSEC जिन्हें हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा, सेल और परचेज करा जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब क्या, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताऊं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट मान लीजिए जब RBI है गवर्नमेंट की तरफ से, जब RBI सरकारी जो प्रतिभूतियां होंगी उनको सेल करेगी, उनको बेचेगी। जब RBI अपनी प्रतिभूतियों को बेच रही होगी तो लोग खरीदेंगे। अब लोग खरीदेंगे तो लोग पैसे भी तो देंगे इसके बदले, तभी तो खरीदेंगे। जब लोग अपने पैसे को इसमें एडजस्ट कर देंगे, जब जो RBI जब जो है अपनी सेल करेगी, तो क्या हो जाएगा, जब ये बेचेगी जब प्रतिभूतियों को, तो बेचेगी तो कस्टमर्स हैं वो पैसा देंगे, तो जो लिक्विडिटी है वो मार्केट में कम हो जाएगी।
परचेज के मामले में उल्टा हो जाएगा। परचेज के मामले में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब परचेज करने लग जाएगी आरबीआई, जब खरीदने लग जाएगी तो वापस में लोगों को पैसा देगी उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी का फ्लो बनाए रखने के लिए सारी प्रक्रियाएं करी जाती है। 1 2 4 इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी सारे रेट्स हैं ना, उन रेट्स में भी बढ़ोतरी और घटोतरी करी जाती है कि जब मान लीजिए रेट्स को बढ़ा देंगे तो सीधी सी बात है इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि लोग कम लोन लेने के लिए आएंगे। रेट को डाउन कर देंगे तो लोग ललचाएंगे, लोगों को लगेगा भाई कम ब्याज पे हमें पैसा मिल रहा है तो चलो भर भर के लोन लेते हैं, खर्चा करते हैं, मजे से इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ जो इकोनॉमिक क्रियाएं वो करते हैं, क्योंकि पैसा हमें इजिली अवेलेबल है। ये सारी चीजें हमें इस तरह से देखने को मिलती हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए समर्थ अभियान का उद्देश्य है। तो समर्थ अभियान जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो समर्थ अभियान है कुछ नहीं है, बस समर्थ अभियान के अंतर्गत जो गांव की जो पंचायत है, पंचायत के स्तर पर जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बढ़ाने के लिए ये काफी समर्थ अभियान है, काफी फेमस था, काफी चर्चाओं में था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन मैंने बनाया, तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम पंचायतों में जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। 2023 में 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त 2023 तक की इसकी अवधि जो है निर्धारित करी रही थी। सिंपल सा था, इसमें कुछ नहीं था बहुत ज्यादा, बस 50,000 जो ग्राम पंचायतें इनको इनके जो 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में इनको बढ़ावा देना, ये इसके थ्रू यहाँ पर ये कोशिश करी गई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूपी के निम्न में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करा गया। तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उत्तर प्रदेश में समिट आयोजन हुई है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। यहीं पर हम देख रहे होंगे इसी इन्वेस्टर समिट में हम देखेंगे बहुत ज्यादा कई जो हमारे सिटीज हैं उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, उनके लिए हमने बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर हमने एफडीआई को आकर्षित करने की कोशिश करी है, बहुत सारे एमओयूज हमने साइन करे हैं जो है कंपनीज के साथ में, ठीक है। तो 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती, यानी कि पूछा जा रहा है यहाँ पर सिंपल सा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन सी रिपोर्ट है उनमें से उस रिपोर्ट को जारी नहीं करा जाता। तो देखो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही जारी करता है, लैंगिक अंतराल भी यही जारी करता है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन जारी करता है। बट जो वैश्विक आर्थिक संभावना जो रिपोर्ट है, ठीक है, जो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट है, अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये जो है जारी करी जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। चलिए निम्न में से कौन सा सही युग्म सुमेलित है। यहाँ पर बेरोजगारी दे रखी है और यहाँ पर ये कारण जो कारण है वो कारण यहाँ दे रखे हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, माफी चाहता हूँ। तो यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर उनके कारण दे रखे हैं, तो किस कारण से कौन सी बेरोजगारी होती है और सही कूट हमें इसके बारे में बताने हैं, ठीक है। तो सही कूट देख लेते हैं भाई, बेरोजगारी में से कौन सा किसका कारण जो है वो सही है इस बारे में, ठीक। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखेंगे कौन कौन से किस कारण से सही हो रहे हैं ये। यहाँ पर देखिए चक्रीय बेरोजगारी पहला बताया जा रहा है यहाँ पर, चक्रीय बेरोजगारी, तो चक्रीय बेरोजगारी में बता रहा है आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण, तो चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक उतार चढ़ाव है उसके कारण नहीं होती, बल्कि जब हम बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है, जब बेरोजगारी की ये ऐसी स्थिति होती है, जब व्यापार चक्र की बात करें तो ये जो हमारा जो ट्रेड साइकिल होता है, ट्रेड साइकिल के थ्रू ये क्रिएट होती है, ठीक है। और इसमें मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है, यानी कि जब हम व्यापार की बात करेंगे मार्केट में मान लीजिए जो है डाउन है, स्लो डाउन की स्थिति है, यानी कि मंदी की स्थिति है, ठीक है। यानी कि लोग खर्चा ही नहीं कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, मतलब लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, मंदी की स्थिति होती है और तब बेरोजगारी बढ़ती है, और इससे क्या होता है आर्थिक विकास कम हो जाता है, उस टाइम पर जो है चक्रीय बेरोजगारी की स्थिति बनती है। तो आर्थिक उतार चढ़ाव इसका राइट आंसर नहीं होगा, है ना, ठीक है। तो पहला हो जाएगा हमारा जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही बात है, तो पहला हो जाएगा हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरे के बारे में बात करेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी, तो फ्रिक्शन का मतलब ये होता है आप किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और एक इंडस्ट्री से आप फ्रिक्शन करके जाते हैं, कूद के छलांग मार के जाते हैं, दूसरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, और उस टाइम पीरियड में जितने टाइम के लिए आप बेरोजगार रहते हैं, यानी आपने स्विच मारा किसी और इंडस्ट्री में, उस जितने टाइम पीरियड के लिए आप बेरोजगार रहेंगे उसको बोलेंगे घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो दूसरा हो जाएगा हमारा सही। तीसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी स्ट्रक्चरल जो हम बेरोजगारी की बात करेंगे वो कौशल असमानता के कारण, बिल्कुल सही बात है, यानी कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे बने हुए हैं उनके कारण बेरोजगारी बनी, यानी कि लोगों के पास स्किल ही नहीं है भैया, तो उनको रोजगार मिलेगा कहां से। तीसरा सही हो जाएगा। क्लासिकल बेरोजगारी का सिंपल सा मतलब होता है भाई, जो हम यहाँ पर शास्त्रीय बेरोजगारी की बात करेंगे तो यहाँ पर इसको वास्तविक मजदूरी बेरोजगारी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है कि जब ये किसी कर्मचारी को जो नौकरी देने की जो लागत होती है वो बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है, बहुत, यानी कि हाई बहुत ज्यादा वेतन देना पड़ता है को, और इस परिस्थिति के कारण जो कंपनियां होती हैं वो सब जो जितने भी उनके यहाँ श्रमिक होते हैं कंपनीज के यहाँ, जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं,
वो जितने श्रमिक होते हैं उन सबको जो है रोजगार देने में या फिर सबको सैलरीज देने में वो कैपेबल नहीं होती, असमर्थ हो जाती है उनका खर्च वहन करने में। तो ये भी सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 3 4, पहला हमारा गलत है सिर्फ, तो ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट बात कर रहा है हमारा वैधानिक तरलता अनुपात के बारे में, यानी कि स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी कि अभी हम देख रहे हैं एसएलआर। सीआरआर तो मैं देख चुका हूं, आपको बता चुका हूं सीआरआर तो। इनमें एक डिफरेंस याद करना है, डिफरेंस के साथ ही आप इसको याद करेंगे। सीआरआर में सिंपल सा ये होता था कि आपको निश्चित परसेंटेज आपको आरबीआई के पास रखना होता था, ठीक है। लेकिन एसएलआर में क्या होता है, वाणिज्यिक बैंकों को एक निश्चित परसेंटेज, ऑलमोस्ट आई थिंक 19% के समथिंग ये होता है। ये परसेंटेज, इतने परसेंटेज में कुछ हिस्सा आपको पूरे एनडीटीएल का अपने पास रखना होता है, यानी कि सेल्फ के पास रखना होता है। अब इसमें से कुछ पैसा आप कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, कुछ गोल्ड्स वगैरह की फॉर्म में रख सकते हैं, कुछ सिक्योरिटीज वगैरह की फॉर्म में रख सकते हैं, ऐसे करके ये होता है। लेकिन जो एसएलआर होगा वो आपको अपने ही पास रखना होता है, ठीक है। और जो सीआरआर है वो तो आपको आरबीआई के पास रखना होता है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। पूछ रहा है यहाँ पर इसके संबंध में जो सही कथन है हमें इनके बारे में बताना है, ठीक है। तो देख लेंगे भाई कौन कौन से सही है। इसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नकद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों में रिजर्व बैंक के पास, नहीं यहीं पर तो ये गलती कर दी, कंफ्यूज कर दिया आपको एक वर्ड में ही। बैंक के पास नहीं, अपने पास रखना होता है, तो पहला हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा, इसकी अधिकतम सीमा 40% निर्धारित करी गई है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। मैक्सिमम जो है 40% रखी गई है, ठीक है, ना कि मिनिमम। हम देख लेंगे मैक्सिमम आप 40, जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन जो एक्ट 1949 का जो एक्ट है उसमें ये बात बताई गई है कि जो एसएलआर है वो जमा, उसकी जो जमा है 0 से लेकर 40% इसके बीच में रखी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो इतनी अपनी जो आरबीआई की पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज में हमारा जो आरबीआई है इनको चेंजेस करता रहता है, तो केवल 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वक्र द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य संबंध को जो है प्रदर्शित करा जाता है? तो प्रजनन और आर्थिक विकास के बीच में जो संबंध दर्शित करा जाता है कौन सा? बेकर, थॉमसन, लेफर और कुजनेट्स, 4 प्रकार के हमें वक्र दिए गए हैं। तो इनमें से जो हमारा जो प्रजनन के बीच में, रिप्रोडक्शन के में और आर्थिक विकास के संबंध में जो हमारा बेकर कर्व है वो एक संबंध स्थापित करता है, ठीक है। इसे जो है ये प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम के बारे में भी बताता है, ठीक है। और ये इसको, ये वक्र क्या है? ये वक्र बताता है कि कुछ सीमा तक तो प्रति व्यक्ति आय में जो है वृद्धि, वो प्रजननता में वृद्धि लाएगी, यानी कि मान लीजिए आपकी पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो एक सीमा तक तो आपकी जो आर्थिक विकास है, जो मतलब आर्थिक विकास, तो पर कैपिटा इनकम अगर आपकी बढ़ गई तो बढ़ हो गया। तो एक सीमा तक तो आप प्रजनन जो है वो बढ़ाएंगे। एक सीमा के बाद आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे नहीं मुझे ज्यादा बच्चे नहीं मतलब पैदा करने, लिमिटेड आप जो है अपनी प्रजनन दर है वो बढ़ेगी। तो एक सीमा तक जो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर के साथ जो है प्रजननता में एक टाइम के बाद जो है स्थिति आएगी, ठीक है। और ये स्थिति फिर हम देखेंगे तो उल्टे यू आकार में की तरह ये जो कंडीशन है ये कर्व ऐसे करके दर्शाता है, ठीक है। चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ और जो कर्व है उनके बारे में, थॉमसन कर्व कर्व के बारे में आपको बताऊं तो इसे फिलिप्स कर्व के बारे में भी जानते हैं, यानी कि जो महंगाई के संबंध में, महंगाई के संबंध में हमारा जो है फिलिप कर्व ये देखते हैं हम इसको, ठीक है। जो कोई भी इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में बेरोजगारी की दर और महंगाई, मुद्रास्फीति यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट और जो है हमारा जो इन्फ्लेशन रेट, इनके बीच में जो है संबंध दर्शाता है। वहीं लेफर कर्व की बात करें तो लेफर कर, आप लेफर कर ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो एक टैक्स बेस कर की दर और टैक्स कलेक्शन और टैक्स बेस के जो रेट होते हैं उनके संबंध में ये संबंध दर्शाता है। ये सिंपल सी बात ये कहता है कि जब आप जो करों की जो दर है वो बढ़ाते जाते हैं तो एक सीमा तक तो टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ता है, लेकिन जब आप जो कर हैं और जो दर हैं उनको बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे तो वो फिर जो है लोग टैक्स इवेजन में जाने लगते हैं, लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ उपाय अपनाने लगते हैं, जो ओवरऑल जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो डाउन होता जाता है, ठीक है। और अगर हम कुछ नेटवर्क की बात करें तो आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच में ये अपना संबंध दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्न में से किस समिति का गठन करा गया था, यानी कि जो हमारा अर्बन इंडिया है उसकी गरीबी के आकलन के लिए एक समिति का गठन करा गया था। तो एनसी सक्सेना, अभिजीत सेन समिति, अर्जुन गुप्ता समिति और हाशिम समिति। तो जो हमारी हाशिम कमेटी है, इस हाशिम कमेटी का जो गठन करा गया था नीति आयोग द्वारा 2015 में, ठीक है। नहीं ये सॉरी, अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा योजना आयोग है इसने प्रतिस्थापित करा था, इसको प्रतिस्थापित करा गया था नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। अगर हम यहीं पर अगर हम बात करेंगे तो हाशिम कमेटी जो कमेटी है इसकी सिफारिशों की बात करेंगे तो ये इसकी सिफारिशें 2012 में आई थी, ये चीज हमें ध्यान रखना है। उस टाइम पर कौन था, योजना आयोग था, अभी नीति आयोग हुआ है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी, अपनी जो इन्होंने गणना करी थी कि भाई शहरों की गरीबी के संबंध में क्या क्या सिफारिशें दी जा सकती हैं, उन चीजों पर इन्होंने काम करा था। आगे,
हम आगे देख रहे हैं यहाँ पर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक है, ठीक है? यानी कि हम देखते हैं ना जो महारत्न जो कंपनियां हैं, जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, उनमें से महारत्न के जो पैरामीटर होंगे वो क्या होंगे, नवरत्न के पैरामीटर क्या होंगे, ठीक है? और उसी प्रकार से मिनी रत्न के जो पैरामीटर होंगे वो क्या 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 होंगे, ठीक है? तो यहाँ पर उन्हीं मानदंडों को सबसे बड़ी जो कैटेगरी होती है महारत्न की, उन कैटेगरी के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन से पैरामीटर इसके बारे में होंगे। पहला देख लेते हैं, उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयर धारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। बिल्कुल सही बात है। जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर तो वो जो कंपनी जो है लिस्टेड होनी ही चाहिए। पहला तो हमारा हो जाएगा सही। दूसरा, 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार यानी कि 1 वर्ष के टर्नओवर की बात करी जा रही है। यहाँ पर टर्नओवर होना चाहिए उसका 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है हमारा। 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए इसका, ठीक है। और आगे अगर हम बात करें तो पिछले 3 वर्षों के दौरान कर पश्चात औसत वार्षिक जो नेट प्रॉफिट है 1,000 रुपए से अधिक हो, नहीं ये हो जाएगा हमारा गलत। ये जो औसत वार्षिक यानी कि कुल जो लाभ है वो 1,000 रुपए करोड़ नहीं होना चाहिए, बल्कि ये ज्यादा जो कुछ वैल्यू होती है। तो तीसरा हो जाएगा हमारा गलत। पहला और दूसरा दोनों राइट आंसर हो जाएंगे हमारे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो इस तरह से हम ये जो हम जो कैटेगरीज देखते हैं कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक और दो आपके लिए मैं आज एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको सिंपल सा कमेंट में आपको बताना है प्रेजेंट में, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ आपको प्रेजेंट में बताना है, क्योंकि अभी हाल ही में एक कंपनी है, उनको एक कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया और एक कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया है। तो आपको कमेंट में ये बताना है सर्च करके कि आप अभी प्रेजेंट में भारत में कितनी महारत्न कंपनियों की संख्या है, कितनी नवरत्न कंपनियों की संख्या है और कितनी मिनी रत्न कंपनियों की संख्या है। मुझे पता है आप वैसे तो याद करेंगे नहीं, कमेंट के बहाने आप एटलीस्ट गूगल पे सर्च तो करेंगे, सो दैट आपको याद तो रहेगा। तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए। और हाँ, जो हमने अपने टेस्ट सीरीज में जो चेंजेस करें इस संबंध में आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या हम जो चल रहे हैं वो सही रास्ते पे चल रहे हैं? क्या आपको जो मैंने जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़ाया, क्या आपको उससे लाभ हो रहा है, क्या आपको उससे कुछ फायदा हो रहा है? यही हमारी यूएसपी है कि मैं चाहता हूँ कि जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उनकी सहायता से आपका जो रिवीजन वो भी कंटिन्यूअसली चलते रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आज के जो टेस्ट है हमारा विराम यहीं देते हैं। देखिए नंबर यहाँ पर भले ही 46 है, कुछ 3-4 जो क्वेश्चन थे वो नंबरिंग के बिना रह गए थे, इसलिए अगर उनकी टोटल संख्या देखेंगे तो 85 क्वेश्चन है, ठीक है। बीच में कुछ जो क्वेश्चन थे ना उन पर नंबरिंग डालना भूल गए थे, तो ओवरऑल क्वेश्चन 85 हो गए हैं। अगले टेस्ट में आपसे कल मिलेंगे। बाकी मैंने आपको एक जो नई सीरीज नया जो आपको इनिशिएटिव बताया, एक जो हम मैपिंग करने वाले हैं, आपको पूरी कंप्लीट मैपिंग है वो उंगलियों पर रटी होगी कुछ ही दिन में, है ना, ठीक है। तो मैपिंग को हम देख रहे होंगे, मैपिंग को बहुत जबरदस्त तरीके से हम कर रहे होंगे। और जो मैंने आपको बताया ना जो बेस्ट इंस्टीट्यूट का जो मैप हो सकता है, जो कंटेंट हो सकता है, वो आपको प्रोवाइड होगा, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कुछ जो सीक्रेट मैसेज होते हैं मैं उनको टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं बताई जाती हैं, कुछ चीजें यूट्यूब पर थोड़ी सी छुपानी पड़ती हैं। और जो चीजें चल रही हैं आप इस बारे में मुझे अपना रिव्यू जरूर दें कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है नहीं कहीं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, जीएस ह्यूमर काफी दिन से काफी डाउन चल रहा है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से जरूर करवा लें, ठीक है। ध्यान रखिए आगे हमें काम करने के लिए आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही जीएस ह्यूमर के द्वारा आगे बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको मिलने वाले हैं। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं कराए। और ये तो है ही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत जबरदस्त जो है इनिशिएटिव्स मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद।